यस सर, पढ़ा हुआ है टॉपिक। अच्छा, कुछ चीजें समझ आई थी उस हवाले से? जी सर, लेक्चर तो क्लियर था। हम्म। कोई ऐसा किसी का कोई सवाल हो पिछले लेक्चर को लेके? अभी जो हमने चीजें नहीं पढ़ी उस चीज को लेके नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछले लेक्चर को लेके किसी का कोई सवाल हो तो बताए। हाँ जी, है किसी का कोई सवाल? पूछें, इस पे चैट में ना लिखें, आप वैसे पूछें मेरे से 2-4 मिनट, ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए क्लास का और फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक दो और बच्चे जिन्होंने ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर लें। सादे अल्फाज में कौन बताएगा क्यों पाकिस्तान ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेके? को बताए। सर क्योंकि वो एक क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमी नहीं है। हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोन है क्लाइमेट चेंजेस की तरफ। एक बात हो गई। दूसरा, एक तो हमारी इकोनॉमी जो है या फिर हमारा जो एग्रीकल्चर है वो जो है वो रिजिलियंट नहीं है, क्लाइमेट रिजिलियंट नहीं है। और क्या है? सर हमारी नॉर्थ से लेके साउथ तक इंक्लाइंड प्लेन है, तो वाटर ऊपर से नीचे आता है, वो फ्लड्स वगैरह लेके आता है। तो दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी वाटर का मसला होता है, बाकी जगह पे भी तो होता है, बाकी जगह पे भी फ्लड्स आते हैं। हम ज्यादा क्यों प्रॉब्लम, हमारा क्यों मसला ज्यादा है? चलो सर फ्लड को हमारा छोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे हिसाब का नहीं है कि हम टैकल करें। नेचुरल रिवर के रूट्स पे हमने इंक्रोचमेंट की हुई है। ये वो रिवर बेड्स पे हमारी सेटलमेंट्स हैं इस हिसाब से। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे? हमारी टर्मिनोलॉजी भी हमने याद रखनी है, इसके लिए हम क्या सर बात हमारा करें? इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम अच्छा नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ इसके दो लिए। दिन बारिश होती है, उसके भी तकरीबन सैलाब वाली हालात हो जाते हैं। अब इसके लिए एमन जो टर्म यूज की जाती है उसके लिए हमारी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस नहीं है। आज मैं वो ओके। बताऊंगा कि पाकिस्तान का वो भी, तो आपने टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। बातें आप सारों को पता होती हैं, थोड़ा सा हमने टर्मिनोलॉजी के ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है। जिस तरह से आप सारी ये बात कर रहे हैं कि हमारे मसले हैं, देखें फ्लड को एक लम्हे के लिए छोड़ दें, बारिश भी हो तो हम जलील हुए पड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। समझ रहे हैं? तो इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज है बस ये आपने लेके आनी है। सारा का सारा करंट अफेयर के अंदर आधी से ज्यादा चीजें आप लोगों को आती होती हैं, प्रॉब्लम ये आता है कि वो टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं आती। उसके लिए हमने थोड़ा सा लैंग्वेज पे भी तवज्जो देनी है हर क्वेश्चन के हवाले से। समझ रहे हैं? जिस तरह आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, तो पाकिस्तान अभी तक क्लाइमेट पे क्यों काम नहीं कर सका? तो हर बच्चा ये बात करेगा कि सर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम पैसे नहीं खर्च करते। ठीक है। तो इसकी फिर हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, इसके लिए हम ये बात करेंगे, इधर क्लाइमेट वाले क्वेश्चन में ये नहीं लिखेंगे हम पैसे नहीं खर्च करते। टर्मिनोलॉजी हम ये लिखेंगे कि हमारी इनसफिशिएंट क्लाइमेट फाइनेंसिंग है। इनसफिशिएंट क्लाइमेट फाइनेंसिंग है। समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर गवर्नेंस का मसला है तो फिर हम उसमें क्या लिखेंगे कि पाकिस्तान की जो क्लाइमेट गवर्नेंस है वो फ्लॉड है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस ये ट्रिमिंग करनी है हमने। और ये जो है फिर आपका वो करती है, क्या नाम है अपना, डिफरेंस क्रिएट करती है पेपर के अंदर। क्लियर है चीजें? यस सर। आइए समझ आपको, जो मैं टर्मिनोलॉजीज की बार बार जो बात कर रहा हूँ, थोड़ा इन चीजों पे ध्यान देना होता है। जिस तरह सिक्योरिटी का क्वेश्चन बात करें तो उसमें सिक्योरिटी गवर्नेंस की बात करें, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करें, छोटी छोटी यही चीजें हैं, इनको हमने लेके आना है। डिजास्टर प्रिपेयरनेस हो गई, ठीक है, क्लाइमेट रिजिलियंस रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अर्बन प्लानिंग हो गई, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यही सारी। आज आपको मैं जितनी भी चीजें आगे पढ़ाऊंगा कि पाकिस्तान क्यों नहीं काम कर रहा, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, सारी वही बातें होंगी जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। फर्क सिर्फ ये होगा कि हम थोड़ा सा टेक्निकल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और पढ़ा लिखा जो लिटरेचर है उसके ऊपर, क्लाइमेट का लिटरेचर, उसके ऊपर जो है बात करेंगे। समझ रहे हैं? ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया में ये मसला चल रहा है। रिसेंटली जो है हमने, मतलब एक हमारी जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और दूसरी एक और यूनिवर्सिटी है इसराइल की, तो हमने मिलके ईयू के लिए एक पॉलिसी लिखी है, वो क्लाइमेट सिक्योरिटी नेक्सस के ऊपर, क्लाइमेट एनर्जी सिक्योरिटी नेक्सस के ऊपर।
तो वो ईयू के साथ हमने लिखी है, वो ईयू ने जब उसको अप्रूव करना है फिर वो पब्लिश भी होगी, फिर मैं शेयर करूंगा उसमें, मैं खुद में उसमें ऑथर हूँ। तो इधर भी ये मसले हैं, ये नहीं है कि नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट का मसला है वो चल रहा है। और ये क्लाइमेट सिक्योरिटी यही सारी की सारी बातें चल रही है इस वक्त। अब मैं सही बताऊं तो दुनिया का जो फोकस ज्यादातर जो है वो दो चीजों के ऊपर है, क्लाइमेट के ऊपर है और दूसरा आपका आईटी के ऊपर है। इन दो चीजों के ऊपर जो सारा का सारा फोकस है। सोशल साइंसेज वगैरह वो चीजें क्यों पीछे जाती जा रही हैं, उसकी वजह ये है कि अब दुनिया तब्दील होती जा रही है। तो उन चीजों के ऊपर हमारा फोकस है, और हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वगैरह ऐड करेंगे और फिर हमारा जो है क्वेश्चन जो है उसमें स्कोर अच्छा आएगा। कोई ये नहीं एरिस्टोटल जाके पेपर देता है, या कोई जो है अरस्तू और अपना ये अफलातून वगैरह जाके पेपर देते हैं। जिनका स्कोर अच्छा आता है बस वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं नोट्स बनाते हुए, प्रिपरेशन करते हुए, तो वो चीजें लेके आती है। आप जब एग्जाम में बैठते हैं, जब प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर, तो आप जो है फिर वही सारी वो फजूल हेडिंग्स वही सारी लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे स्कोर नहीं आता। जब आप नोट्स बना रहे होते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तब से अपने माइंड को ट्रेन करना होता है कि भाई ये सवाल आएगा तो मैंने ये टेक्नोलॉजी यूज करनी। क्लाइमेट के अंदर मैंने सादी गवर्नेंस नहीं लिखनी, क्लाइमेट गवर्नेंस की बात करनी है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप अभी से ध्यान देंगे तो आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। अल्लाह पाक ने बहुत ही कमाल चीज इंसानों को अता की है, वो उनका दिमाग है। और उसको आप जैसे ट्रेन करते हैं वैसे ट्रेन होता जाता है। तो एग्जाम के अंदर जब टाइम नहीं होता सोचने का, तो जो आपके जहन के अंदर फीड होती हैं चीजें वही निकल के आती हैं। देखिए जब आप बुरे लोगों में बैठना शुरू करते हैं तो घर वाले क्यों मना करते हैं जब आप छोटे होते हैं कि यार आपकी लैंग्वेज वैसी हो जाएगी। मुझे बहुत ज्यादा जो इख्तलाफ है आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स है और यूथ जो है हमारी, उससे यही है कि उनका जो कंटेंट है वो जो यूट्यूब पे जो ये व्लॉगर्स हैं, ये सारे के सारे जो फजूल व्लॉग जो बनाते हैं, ये वल्गैरिटी और ये सारा का सारा, तो उनकी जो वो वाला जब कंटेंट बार बार कंज्यूम करते हैं तो उनकी लैंग्वेज वही होती जा रही है। ये प्रॉब्लम है। आप जो कंज्यूम कर रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, पहले तो होता ना कि आप जिस सोबत में बैठते हैं वो बात करते हैं, अब आ गया यूट्यूब का दौर, इनका दौर। तो अब लोगों से ज्यादा हर वक्त रील सुनते हैं। तो जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे होते हैं आपके जहन के अंदर वही फीड हो जाता है, फिर आपकी रोजमर्रा की जबान में वही निकलता है। सेम गोज फॉर पेपर। जब आप तैयारी करते हुए जो कंटेंट जैसा कंज्यूम करेंगे, एग्जाम के अंदर जब आप लिख रहे होंगे तो वही सारा का सारा निकलेगा। इसीलिए आप उठा के देख रहे हैं कि सारे लेक्चर्स के अंदर जो है मेरा साथ साथ सिर्फ ये नहीं होता कि आपको लेक्चर पढ़ा दूं, आपको चीजें पढ़ा दूं, फिर तो आप खुद घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं ना। तो हम एकेडमी वगैरह ज्वाइन करते हैं, टीचर से अच्छे से जाके इसलिए पढ़ते हैं, तो और टीचर की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाए, ना कि सिर्फ जो है वो लेक्चर को रट्टा लगवा दे। तो मेरा हमेशा से फिर यही फोकस रहता है आप लोगों के साथ कि मैं आपके साथ साथ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाऊँ, कि जब आप एग्जाम में बैठे हो तो फिर आप जो है उस तरीके से वो करें। मुझे अभी भी याद है 18th अमेंडमेंट में बड़े शौक से पढ़ाता हूँ, तो मुझे अभी भी याद है कि 2022 के पेपर थे तो 18th अमेंडमेंट काफी क्वेश्चन में आई थी, तो मुझे स्टूडेंट्स के पे टेक्स्ट आए थे कि सर जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे तो इस तरह लग रहा था कि आपकी आवाज, आपकी जो आवाज है वो हमारे कानों में इको कर रही है। जो जो आपने बताया था इस तरह लग रहा था कि आप कान में बोल रहे हो और हम लिखते जा रहे हैं, क्योंकि वो अटेंशन पे करते हैं जब मैं लेक्चर देता था। ठीक है। तो आपने भी ऐसी अटेंशन पे करनी है, उससे फिर जो है हमारे क्वेश्चंस वगैरह जो है वो अच्छे हो जाएंगे और बड़ा अच्छा स्कोर आएगा इंशाल्लाह। सर जो अभी आपने कंटेंट कंज्यूम करने की बात की है, तो आप इस हवाले से क्या सब्स्टिट्यूट करने से क्या मतलब मशवरा देंगे कि अगर हमारा फ्री टाइम हो तो हम ऐसी क्या चीज़ देखें बजाय इंस्टा के, इस तरह के हमारे रिक्रिएशन भी हो और हमारे नॉलेज बेस भी उससे वसी हो जाए मजीद। देखिए आज दौर जो दुनिया के अंदर है, वेस्ट के अंदर भी और हर जगह, अब जो दौर आ गया वो पॉडकास्ट का दौर है। समझ रहे हैं? पॉडकास्ट का दौर है। जो अच्छे लोग हैं आप उनको सुना करें, उनका पॉडकास्ट सुना करें। पॉडकास्ट जो है उनको आप सुना करें, उनकी टर्मिनोलॉजी आपको फिर आएंगी। जितना साबिर साहब हैं जो वर्ल्ड टाइम पे भी उनके काफी ज्यादा उन्होंने पॉडकास्ट दिए हुए, वो काफी ज्यादा इन्वायरमेंट वगैरह पे बात करते हैं। आप उनका पॉडकास्ट सुनेंगे आपको काफी टर्मिनोलॉजीज भी मिलेंगी, काफी डेटा भी मिल जाएगा। ठीक है। 18वीं तरमीम के ऊपर जो मेरा पॉडकास्ट है उसको तो एक दफा आप सुन के देखें। आप उसको ढंग से अगर एक दफा पॉडकास्ट सुनेंगे पूरा, यकीन जाने आपको लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पॉडकास्ट में बड़ा डिटेल होता है हमेशा से। किसी भी उसका वो है, सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर देख लें, जो ये बड़े बड़े लोग हैं इनका पॉडकास्ट सुने। बार बार आप लोग वही कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं कि हामिद मीर ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसका हमारे एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो वो अखबार की तरह एक रिपोर्टिंग है, वो पॉलिटिकल कमेंट्री है सारी की सारी।
मतलब पाकिस्तान का आप ये देखें ना, अब जिस तरह फरीद जकरिया है, ठीक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर उसका जीपीएस है, उसको सुना करें। तो इसी तरीके से आप अल जजीरा के ऊपर जो चीजें हैं वो देखें। तो ये बड़ी बड़ी चीजें जो हैं इनको आप देखें, और पाकिस्तान के अंदर भी आपके जो पॉडकास्ट हैं, जो बड़ा नाम है, बड़ा स्कॉलर है, आप उसको सुने। जिस तरह आप देखें ना, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये अपना करंट अफेयर वगैरह से हट के आप कभी भी इशफाक अहमद को सुनेंगे, बानो कुदसिया को सुनेंगे, ठीक है, आरफा जहरा को सुनते हैं, इनकी रील्स वगैरह, तो कितना आपको सुकून मिलता है। कितनी वो प्यारी बात करते हैं, वो सारी की सारी माशरे की इस्लाह की बात करते हैं सोसाइटी के हवाले से। सर पॉडकास्ट में तो तकरीबन लेफ्ट विंग वाले ज्यादा एक्टिव हैं, वो तो एंटी स्टेट नैरेटिव देते हैं, तो उनसे जो तो अगर हम वैसा। आप उनको ना सुने ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। आप जो सही। जो जो स्पीकर है उसको देखे ना, कौन सा है वो, मोहित यूसुफ को सुने। मोहित यूसुफ एंटी स्टेट नैरेटिव दे सकता है? कभी भी नहीं। उसका कोई इंटरव्यू सुने, वो एनएसए रहा है, आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहा है। फिर पाकिस्तान में बड़े जो स्कॉलर्स हैं जो सारे के सारे, आप उनको सुने, वो देखें वो क्या सर बात द कर। पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाला शहजाद गियास शेख। हाँ, उसके देखें ना, होस्ट कौन, अपना गेस्ट कौन आ रहा है, ये देखें। आप मिफ्ता को सुने, उसने इकोनॉमी पे क्या बात की हुई एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। कुछ चीजें पॉलिटिकल होंगी, कुछ ढंग की बात भी की होगी, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप उसमें से फिर कंटेंट अच्छा निकालते होते हैं कि आपके जो जो जिनके पास जो पोर्टफोलियोज रहा है, जो आपका पॉलिटिशियन है या जो एकेडमिक है, वो कभी भी लेफ्ट वाली बात नहीं करेंगे उधर बैठ के, क्योंकि इवेंचुअली उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, या फिर उन्होंने क्या करना है, मिनिस्ट्री में दोबारा आके अपना किरदार अदा करना है। वो कभी भी एंटी स्टेट बात नहीं, एंटी स्टेट बात वो करेंगे तो उनको आने नहीं दिया जाए, आपको पता था पाकिस्तान में, समझ रहे हैं? तो आप स्पीकर देखा करें, उसको ढूंढा करें, आप उस हवाले से जो है उनको देखें। चले जी, लास्ट क्लास में हमने जो है इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज देखा था, तो हम यहाँ पे थे कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर वगैरह के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसका किस किस तरह से है। फिर हमने उसका जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर वो भी देखा था। अच्छा, अब आगे आते हैं। फिर उसके अलावा जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसका फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उससे फूड इनसिक्योरिटी पैदा होती है। ये इसको एक्सप्लेन करेगा कोई कि क्लाइमेट चेंज फूड इनसिक्योरिटी कैसे पैदा करता है? सर क्रॉप यील्ड कम होती जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इस हिसाब से फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है। हाँ, अब आप देखें ना कि सर इस, जी जी जी, बोले, एक एक करके सर बोले। सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है। हाँ, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। दूसरा आर्गुमेंट देखें, ये होता है कि एक आर्गुमेंट को आप किस तरीके से बयान करते हैं। तो फूड इनसिक्योरिटी की बात हो रही है जो कि पैदा हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। सर ने अभी कहा है कि उससे, क्योंकि क्रॉप की यील्ड कम होगी, क्रॉप की पैदावार कम होगी, लेट्स से हमें जितनी गंदम इस साल आनी है उतनी नहीं आएगी, तो शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। दूसरा, मैडम ने कहा है कि उससे फूड की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब होती है, चीजें पहुंच नहीं सकेंगी मार्केट के अंदर, फिनिश प्रोडक्ट हमें नहीं मिल सकेगा। तो इन दोनों आर्गुमेंट के जरिए हम अपना फूड इनसिक्योरिटी वाला जो आर्गुमेंट है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोनों ट्रैक लेने, दोनों को इकट्ठे भी लिखा जा सकता है। आइए समझ आपको ये बात कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट ये कि उससे फूड इनसिक्योरिटी पैदा होती है, ये है स्वीपिंग स्टेटमेंट, इसमें तज्जिया नहीं है। समझ रहे हैं? वो कहते हैं ना कि एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। एनालिटिकल अप्रोच यही है कि आप उसको एनालाइज किया करें, और वो क्या है कि आप एक बात को वाजे करने के लिए कोई दलील दें, को पूरा का पूरा दलील आर्गुमेंट रन करें। कि सिर्फ ये बात लिख देना कि क्लाइमेट चेंज से इतनी फूड इनसिक्योरिटी पैदा होगी, ये हो गया वो हो गया, दैट्स अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, ये एक जुमला है। उसको एनालिटिकली हम कैसे वो करेंगे साबित, फिर वो आप क्रॉप की यील्ड वाली बात करेंगे या जो सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन वाली बात करेंगे, वो पूरा का पूरा हमारी फिर हेडिंग के नीचे जो तज्जिया आएगा वो हमारा आर्गुमेंट है, उसको एक एग्जामिनर बाय करेगा, उस पे नंबर देगा। क्लियर हो गया? आगे चलें। अगला है जी, जो एनर्जी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा रिस्क के अंदर चला जाता है। इसकी बात क्या है पाकिस्तान में, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान में जो एनर्जी जो है सबसे ज्यादा हम कहाँ कैसे पैदा करते हैं, बिजली किससे पैदा होती है? थर्मल थर्मल से सर। सर हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर। ये हाइड्रो, इसको सादे अल्फाज में बताएं, मुझे ये चीजें नहीं आती, सादे अल्फाज में बताएं। डैम्स के थ्रू। डैम्स। पानी, 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 पानी के थ्रू, समझ रहे हैं? पानी के थ्रू हम करते हैं। अब हमारे पास प्रॉपर डैम नहीं है, तो उससे क्या होता है, पारा पूरा का पूरा जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है।
ठीक है, और डिस्ट्रप्शन रहती है सारी की सारी, तो उससे क्या हो रहा है कि हम बिजली जो पानी से हमने पैदा करनी है हम उसको नहीं पैदा कर पा रहे, सारा वो वेस्ट हो जाता है। तो फिर आप किस तरीके से जाके बिजली बनाएंगे? फिर आप पेट्रोल लेके आते हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स लेके आते हैं और आप उनसे बनाते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या आता है, उससे आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल है वो बढ़ जाता है। आप कभी गौर करेंगे ना, इकोनॉमी वाले टॉपिक में जाके देखें, मैंने उसमें बताया भी हुआ है कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है सबसे ज्यादा, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो हमारा जो एनर्जी बिल है। क्योंकि हम एनर्जी खुद नहीं प्रोड्यूस करते, हम फॉसिल फ्यूल से लेके आते हैं। मतलब आप सऊदी अरब से तेल शेल खरीदते हैं सारा, तो जितनी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस होगी उतना ज्यादा आपको तेल चाहिए होगा, उतना जितना तेल खरीदेंगे आप उतना डॉलर की पेमेंट आप ज्यादा करेंगे, उतना इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उससे प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके मामला ठीक हो, आपका क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो हम ये सारा का सारा वाटर जो है इसको प्रिजर्व कर सकते हैं और फिर इससे बिजली बना सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा नहीं है, तो जो है वो भी तबाह होता जा रहा है। फिर आपके सोशल और हेल्थ इम्पैक्ट्स आ जाते हैं। अब सोशल और हेल्थ इम्पैक्ट्स के हवाले से देखेंगे, जब हीट वेव्स आती हैं, फ्लड्स आते हैं, उससे कितनी डिजीज आउटब्रेक होती है। अब आप देखें मलेरिया हो जाता है, फिर आपको पता है हमारे हॉस्पिटल्स उतने अच्छे नहीं है, और डिजीज जो है वो फैलती जाती हैं फैलती जाती हैं। तो पूरा का पूरा आपका सोसाइटी का फैब्रिक खराब होता है इससे। क्लाइमेट चेंज से बात निकली है, मलेरिया तक पहुंच गई है। अब आप कोई कहेगा ना कि क्लाइमेट चेंज से मलेरिया कैसे पैदा होती है, तो आप इसको समझा नहीं सकते अगर आपको पता नहीं है चीज का। तो उसको प्रॉपर समझाएं कि भाई उससे फ्लड आते हैं, जब फ्लड आते हैं पानी रुक जाता है तो उससे मच्छर और ये बीमारियां सारी की सारी पैदा होती हैं, इससे सारा का सारा आपका हेल्थ जो है वो इम्पेक्ट होती है। जब आप ये पूरी बात करेंगे तो फिर ये आर्गुमेंट बनेगा। क्लाइमेट चेंज डिजीज पैदा कर रहा है, ये एग्जामिनर इसको काट देगा यूं करके। गेट इट? तो इस तरीके से आपने प्रॉपर वो करना। अगला आर्गुमेंट ये है कि जी माइग्रेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी सारे के सारे जो आउटकम्स हैं बुरे। सर, एक सोशल आउटकम में क्लाइमेट चेंज की रिसेंटली डॉन में आर्टिकल आया था कि अंडर एज मैरिजेस जो वुमेन की हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसमें ये था कि उनकी फैमिलीज माइग्रेट कर जाती हैं और फूड वगैरह कम होता है तो वो अर्ली मैरिज की तरफ जाते हैं, डॉटर्स को मैरिड शादी करा देते हैं। अब आप देखें ना, ये आर्टिकल। बहुत अच्छा आर्गुमेंट है। अब आपको वैसे अगर जब आप जब सर ने बोलना शुरू किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्ली मैरिजेस बढ़ रही हैं, तो हमें समझ नहीं आई होगी ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने जब तक बताया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जब माइग्रेट करते हैं तो वो फिर जिम्मेदारी अपनी पहले पूरा करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली बोझ बन जाता है हमारी सोसाइटी के ऊपर पूरी की पूरी फैमिली को मूव करना, अनफॉर्चुनेटली। फिर वो यही कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी जल्दी से जल्दी निभा दें ताकि फैमिली के ऊपर बर्डन कम हो। अनफॉर्चुनेटली, बार बार टर्म यूज कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ बिटर रियलिटी ऑफ सोसाइटी, नहीं होना चाहिए बट ये हो रहा है। ठीक है। इसी में एक और टर्म आती है फिर, क्लाइमेट रेफ्यूजीज। क्लाइमेट रेफ्यूजीज पूरी दुनिया के अंदर तो क्लाइमेट रेफ्यूजीज भी है, कि जहाँ पे लोग क्लाइमेट चेंज के ज्यादा अफेक्ट हैं, फिर वो माइग्रेट करते हैं दूसरे इलाकों में। अगर वो दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं, वो क्लाइमेट रेफ्यूजी बन जाते हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी चल रहा है कि जो रेफ्यूजी वॉर की वजह से नहीं बन रहे, क्लाइमेट की वजह से बन रहे, उनका अब क्या कर। तो इसलिए यूरोप के अंदर ये बहुत ज्यादा सेंटर के अंदर ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है। आगे आ जाए, फिर क्लाइमेट चेंज से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है। पता ना आपको इस आर्गुमेंट का, सिर्फ एग्जांपल देता हूँ आपको। फ्लड 2022 के जो थे उसमें जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है पाकिस्तान का, अगस्त का, उसने ये बताया था कि 27.3% जो इन्फ्लेशन जंप कर गई थी। देखिए ना, जब पूरा का पूरा सिंध डूब गया, खेत डूब गए, सारा का सारा चीजें शॉर्टेजेस शुरू हो गई, तो फिर जाहिर बात है जो प्रोडक्ट पड़ा है मार्केट में वो महंगा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज जितना बढ़ता जा रहा है उससे चीजों की प्राइस तो और बढ़ती जा रही है, क्योंकि शॉर्टेजेस पैदा हो रही है, और वो शॉर्टेजेस जो पैदा हो रही है उससे फिर मोनोपोली और माफिया वो फिर उससे फायदे उठा रहे हैं और वो कर रहे हैं। फिर ओवरऑल जो आपका जीडीपी जो है उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये पूरा का पूरा जो हमने अभी तक सारी बातें करी, जब हम उनको सम अप कर देते हैं वो जीडीपी का आर्गुमेंट आ जाता है। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने ये बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज जो तबाही फेर रहा है उससे पाकिस्तान का 18 से 20% जो जीडीपी वो रिड्यूस होता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ये बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं? तो जीडीपी आपका कलेक्टिव होता है ना, आपकी फसलें नहीं हो रही, आप इकोनॉमी जनरेट नहीं कर पा रहे, आपका टूरिज्म नहीं हो रहा, फिर जब ये सारा कलेक्टिवली जुड़ेगा तो इससे जो पूरा एग्रीगेट के अंदर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो किस चीज के ऊपर पड़ेगा? जीडीपी के ऊपर।
आ गई समझ आपको? तो ये आपका का सारा इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के। फिर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की ओवरऑल जो सिक्योरिटी है वो इम्पैक्ट हो रही है, इकोनॉमी। फिर आप इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का एक और जो बहुत बड़ा मसला जो पेश आता है वो ये, जो इंटीग्रेशन है वो मुतासिर होती है। और पाकिस्तान आपको पता है ऑलरेडी नेशनल इंटीग्रेशन से बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहा है, क्योंकि हमारा एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी नहीं है। क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन कैसे इंपैक्ट होती है, मुझे ये कोई बताए। हर बताएं जी। फेडरेटिंग यूनिट सर रिसोर्स पे लड़ता है। सर फॉर हाँ जी। सर फॉर देखिए लड़ाई सारी की सारी। हाँ बोले बोले बोले। जी सर, मैं ये कह रहा था कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे सिंध और पंजाब में ये पानी का मसला चल रहा है, तो इससे जो है मैं समझता हूँ कि नेशनल इंटेग्रिटी के ऊपर थोड़ा बहुत हम्म। इशू हो रहा है, और वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। ठीक है, अब देखिए ना, पंजाब और सिंध हर वक्त लड़ते रहते हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं पानी के इशू के ऊपर। सिंध कहता है हम बंजर होते जा रहे हैं, पंजाब में पूरा पानी देगा। लड़ाई ऑलरेडी चल रही है। जस्ट इमेजिन करें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 5 साल के अंदर अंदर आपके वाटर रिसोर्सेज और कम हो गए, तो लड़ाई ज्यादा होगी या कम होगी? मजीद लड़ेंगे। लेट से एक रोटी पे 3 खाने वाले थे, वो लड़ाई करते थे, वो रोटी का साइज आधा हो जाए, तो लड़ाई इंटेंस हो जाएगी या कम हो जाएगी और बढ़ जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज हमारे रिसोर्सेज को मुतासिर करता है, और पाकिस्तान में झगड़ा है ही रिसोर्सेज का। उसमें सबसे बड़ा रिसोर्स वाटर है, बाकी भी आप सारे लें तो हमारी पूरी की पूरी जो नेशनल इंटीग्रेशन है तबाह हो जाती है। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि एक सवाल आया था 2020 के अंदर, वो किसी ने किया अटेम्प्ट, पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर के अंदर आया था। नहीं किया? चलो मैं टॉपिक जब खत्म सर करता हूँ फिर हम आपने उसको कहा था डिस्कस ग्रुप करते हैं, में बताता हूँ भेजेंगे। आपको। वो आपने बेसिकली कहा था इसी से ग्रुप में भेजेंगे, आपने नहीं भेजा था सवाल। मैं, अच्छा मैं फिर मेरे जहन से निकल गया, मुझे लगा शायद मैं आप लोगों के जिम्मे लगा दी, तो कर लेंगे। चले उसको आज आज उसको मैं स्क्रीन पे खोलूंगा फिर हम डिस्कस करें। ठीक है, चले आगे चलते हैं, अभी टॉपिक की तरफ रहे। अब आ जाए, हमने पढ़ लिया कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज कैसे मुतासिर कर रहा है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक इसके साथ डील करने के लिए कौन कौन से इकदाम लिए हैं, पाकिस्तान ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू डील विद क्लाइमेट चेंज। हमने अडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रेटेजी जो है वो कौन सी वो ली है। ये दो टर्म्स है, एक है अडेप्टेशन और एक है मिटिगेशन। कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये क्या है? अडेप्टेशन तो उसके सर यूज टू होना, और मिटिगेशन सर उसके रिस्क को डाइवर्ट करना। और कोई बताए? ठीक है। सर ऑलमोस्ट सेम एडेप्टेशन, जो मौजूदा हालात जो रिस्क से पाकिस्तान दो चार हो रहा है उसे उसी मतलब इन्वायरमेंट में हमें किस तरह रेजिलिएंट होना है, और मिटिगेशन उस खतरे को कम हम्म। करना। सादे अल्फाज में अडेप्टेशन को समझने के लिए आप जहन में रखें लॉन्ग टर्म, और मिटिगेशन को समझने के लिए जहन में रखें शॉर्ट टर्म इमीडिएट मेजर्स। के चैलेंज है उससे हमने मिटिगेट है, आ रहे हैं मिटिगेशन प्लान, समझ रहे हैं? और अडाप्ट फ्यूचर के अंदर फ्लड रेजिलियंट स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। यू गेट इट? फ्यूचर के अंदर हमने फिर जो है ना, हमें ग्रीन के ऊपर जाना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको समझें। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले जी नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की 2012 में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने और भी इनिशिएटिव लिए, जिस तरह ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम है। फिर हमने 2000 जो 21 वाली थी उसको 2022 2012 वाली को 2021 में दोबारा रिवाइज किया। फिर नेशनल अडेप्टेशन प्लान आया। अब ये जितनी भी बड़ी बड़ी बातें, इन सारों में बुनियादी बात वही थी कि पाकिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएगा, पाकिस्तान ये तेल शेल से बच के सोलर वगैरह की तरफ जाएगा, ताकि पोल्यूशन कम हो, चीजें ज्यादा मुतासिर हो। पाकिस्तान जो है वो जो अपना ये पुरानी जो क्या कहते हैं, जो गाड़ियां चलती हैं या बसें चलती हैं धुआं छोड़ती हैं, जिससे कार्बन एमिशन होती हैं या जिससे इंडस्ट्री से कार्बन एमिशन होती है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे। इसीलिए हमने फिर आप देखें पाकिस्तान के अंदर फिर जो नई बसें आई हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये लाहौर के अंदर स्पीडोज हैं, कराची के अंदर आई हैं, तो हमने इनमें इलेक्ट्रिक बसेस जो है ये करना स्टार्ट किया है।
ताकि ये तेल के ऊपर ना चले और उससे कार्बन एमिशंस कम हो। फिर इसी तरीके से आपको पता होगा कि भट्टों का, पता है किसी को भट्टों का? ये ब्रिक वाली जो होते हैं जिससे ईंटें जी बनती सर, हैं। जो लाहौर में स्मोक का कॉज बनते हैं, दिल्ली से भी आते हैं उसकी एयर। हाँ, तो वैसे ही पूरे पूरे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम बनते हैं, तो ये इसके ऊपर भी हमने एक्शन लिया था। हमने फिर इनके अंदर टेक्नोलॉजी यूज की, जिगजैग, कि आप ईंटें जरूर बनाएं, लेकिन ये है कि उसमें टेक्नोलॉजी यूज करें ताकि उससे पोल्यूशन कम हो। तो हमने उस पे भी काम किया है। एक चीज कहलाती है SDG 13, इसका पता है किसी को? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाँ, इसमें गोल नंबर 13 कौन सा है? क्लाइमेट अडॉप्टेशन का है। हाँ जी। पाकिस्तान बड़े होते हैं उन, लेकिन हमने जब दरख्त वगैरह लगाए थे, चीजें लगाई थी, फिर हमने भट्टों में काम किया था, फिर हमने इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह जो ये की थी, तो हमने थोड़ा बहुत काम किया है, ये नहीं है कि नहीं किया। कोशिश बड़ी कर रहे हैं। ठीक है। ये आपका नेशनल लेवल के ऊपर काम हुआ है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स जो है, जो रिसेंटली चल रही है, देखिए अभी हमने IMF के साथ बात की है कि उनका जो रिजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट है, उससे हमने कहा कि आप हमें 1 बिलियन दें ताकि हम क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज बना सकें। वैसे तो IMF हमें पैसे दे रहा है ना इकोनॉमी चलाने के लिए, उनसे हमने फिर स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि यार थोड़े 1 बिलियन हमें जो है वो रिजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी के नाम के ऊपर दे दें, कि हम क्योंकि क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्री हैं, ठीक है ना, तो आप मेहरबानी करें हमें उसके भी पैसे दें ताकि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी पॉलिसी जो है वो क्लाइमेट फ्रेंडली बना सकें। फिर आपने ऐसे निगोशिएशन स्टार्ट की हुए वर्ल्ड बैंक के साथ, उसके साथ भी हम एक बड़ा प्लान जो तय कर रहे हैं, लैंडिंग प्लान जो है, कि $20 बिलियन वो हमें देंगे और हम उससे अपनी एनर्जी और क्लाइमेट रिजिलियंस जो पॉलिसी है उस पर काम कर सकेंगे। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एंगेज कर रहा है, नेशनल लेवल के ऊपर भी एंगेज कर रहा है। और ये आप ये एग्जांपल देखें उसकी सबसे बड़ी, कि ये UN का डेलीगेशन आया बैठा है, और एड्रेस कौन कर रहा है, कौन है कैमरा इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, ये स्लाइड नजर आ रही है आपको? ये मैं किसको सर्कल कर रहा हूँ? सर शीरी रहमान। ये कौन थी? सर ये मिनिस्टर है फेडरल। नहीं नहीं, कौन से पोर्टफोलियो था इनके? अब तो नहीं है ना, पहले था इनके। सर ह्यूमन क्लाइमेट राइट्स। का था। हाँ जी, इनके पास क्लाइमेट का था। और आजकल कौन है? मलिक समथिंग है नाम, मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा। आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के मेन, तो आपको मिनिस्टर आने चाहिए। MCQ आता है, सर मुसद्दिक ये सर मलिक। शेरी मसूद रहमान है। मुसन्नत मलिक जी। हाँ हाँ, शेरी ये रहमान है। ये तो श्री रहमान है ना। ये थी जब कोलेशन गवर्नमेंट चल रही थी, इमरान के बाद जो कोलेशन गवर्नमेंट आई थी नवाज शरीफ की क्यादत, शहबाज शरीफ की क्यादत में, उस टाइम के ऊपर ये मिनिस्ट्री श्री रहमान के पास थी, जब बिलावल FM था। तो अब जो आई है नई गवर्नमेंट जो टोटली नून लीग की है, उसके अंदर PP के पास तो मिनिस्ट्रीज नहीं है। तो अब जो क्लाइमेट वाली और कोऑर्डिनेशन वाली जो मिनिस्ट्री है, वो आपकी सारी की सारी किसके पास है? वो मुसद्दिक मलिक के पास है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये श्री रहमान जो है ये एंगेज कर रही हैं UN के डेलीगेशन के साथ। तो ये पिक्चर इसलिए लगाई हुई है ताकि आपको पता हो कि हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एंगेज करते हैं। COP 29, COP 30, COP 21, उसकी तरफ भी मैं जाता हूँ, आज वो चीजें भी आपको समझाता हूँ। ये है जी पाकिस्तान, जो दुनिया के अंदर जितने भी मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं उनका पार्ट है। ठीक है। अब उसमें आपका UNFCCC है, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल है, उसमें पेरिस एग्रीमेंट है, उसमें COP 29, COP 30, ये सारी की सारी जो है ये चीजें जो है ये होती रही हैं। तो पाकिस्तान जो है उसका पार्ट है। हम पहले वाले शुरू से क्यों नहीं पढ़ रहे, वन से? किससे नहीं पढ़ रहे हम? सर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपने 29 और 30 मेंशन किया है। हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 2 भी तो हुई होंगी ना, तो हम वहां से क्यों नहीं बिगिन कर रहे? तो यार इन सारों में एक ही बात डिस्कस हुई है, हम सारी 30 की 30 तो नहीं डिस्कस कर सकते। ये इसलिए लिखा था क्योंकि MCQ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉप है वो आपका 21 है। क्यों है वो इंपॉर्टेंट? उसमें क्लाइमेट फाइनेंस की रेजोल्यूशन पास हुई वो थी। हुआ कहाँ पे था? वो क्यों सर इंपॉर्टेंट है वो? आप वो उसमें तो जा रहे हो, सही बता रहे हैं, लेकिन उसमें हुआ क्या था? में हुआ था शायद, क्या हुआ था? दुबई में। नहीं नहीं, COP 21 हुआ था, ये पेरिस एग्रीमेंट वहीं पे हुआ था। समझ रहे हैं? अच्छा चले मैं इसको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले तो 1994 के अंदर जो है
ये जो ऊपर यूएनएफसीसी है, इससे मुराद है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, हम इसके सिग्नेटरी हैं। तो इसका मतलब दुनिया के अंदर जो भी क्लाइमेट के ऊपर होता है उसकी यूएन की बॉडी कौन सी है? यूएनएफसीसी। फिर उसके साथ है एक और यूएन की बॉडी है, उसका नाम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हम इसका भी पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल जो साइन हुआ था, और हम यूएनईपी कमेटी का भी पार्ट है। तो सर दुनिया, ईपीए तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है ना? हाँ हाँ हाँ, वो छोटी कमेटी है, लेकिन जो पूरा का पूरा उसके ऊपर जो फ्रेमवर्क जो तय हुआ था वो यूएनएफसीसी है। हम उसके सिग्नेटरी मेंबर हैं। समझ रहे हैं? जो दुनिया के अंदर एक फ्रेमवर्क तय हुआ था कि कंट्रीज क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगी और सबकी ये जिम्मेदारी है, उसको हम कहते होते हैं यूएनएफसीसी। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इन्वायरमेंट पे कोई भी काम होता है तो वो किस चार्टर के अंडर होता है? जो हम सब ने साइन किया हुआ यूएनएफसीसी है। क्लियर हो गया? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लियर है? ये मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसने यही कहा था कि हम क्लाइमेट के ऊपर काम करेंगे। उससे पहले हमने इतना फोकस नहीं किया था, 1960 70 में दुनिया नहीं फोकस किया हुआ। इसको मजीद आप बेहतर समझना चाहते हैं दुनिया के अंदर क्लाइमेट की डिबेट कैसे शुरू हुई है, तो उसके लिए आप मेरा जो लेक्चर है ना एसडीजीज वाला, वो जाके सुने। एसडीजीज वाला रिकॉर्डेड लेक्चर जो सुने, वो बहुत खूबसूरत लेक्चर है, उसमें आपको काफी चीजें समझ आएंगी। ठीक है। फिर इसी तरीके से एक और चीज जो है 1997 के अंदर जो है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये कोई बता सकता है ये क्या था क्योटो प्रोटोकॉल? सर इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज इनहिबिट हुआ था। अच्छा देखें, जिन लोगों को इन चीजों का नहीं पता, सबसे पहले तो ये समझे हम बात किसकी कर रहे हैं, कि दुनिया के अंदर जो मल्टीलैटरल मुहाइदे हुए इन्वायरमेंट के ऊपर के पूरी दुनिया मिलके इस चीज के साथ लड़ाई करेगी, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करेगी, उनकी शुरुआत 1994 से हुई है रिसेंटली। फिर एक हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। उसके अंदर ये तय किया गया और ये बात हाईलाइट किया गया वो कौन सी कंट्रीज हैं या वो क्या है जिससे इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, और वो क्या है जी? इंडस्ट्रियल कंट्री। तो वो क्या करेंगी? वो कार्बन एमिशन को कम करेंगी। अब क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था इसके अंदर फिर अमेरिका और ये सारी की सारी बड़ी कंट्रीज, चाइना वगैरह, ये भाग गए थे। तो इन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल, जिसने पहली दफा ये बताया कि भाई आप कार्बन एमिशन ना किया करें, अपनी इंडस्ट्री को क्लाइमेट फ्रेंडली बनाएं, उसकी वजह से क्लाइमेट की बर्बादी हो रही है। तो सादे अल्फाज में क्योटो प्रोटोकॉल ने, आप ये समझे कि जो बड़े नेशन है चाइना अमेरिका वगैरह, इनको कहा था कि तुम लोग मुजरिम हो और अब इस पे काम करो। तो ये काम नहीं करना चाहते, तो फिर ये भाग गए। जब ये भाग गए तो वो प्रोटोकॉल कहीं का ना रहा। तो इसका मतलब ये कि वो लीगली बाइंडिंग था ही नहीं किसी के ऊपर। लेकिन इस पे अच्छी चीज ये तय हुई थी कि हाईलाइट हो गया था कि जो बड़ी कंट्रीज है वो तबाही फेर रही है, छोटी कंट्रीज बेचारे तो इंडस्ट्री चला नहीं सकती। ठीक है। फिर 2015 के अंदर जो COP 21 हुआ, ये कॉप शॉप पता ना आपको? ये COP 21 COP 29 ये क्या होती है सर बताएं? क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एक्शन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। हाँ, इस पे जाके क्या करते हैं पार्टीज जाके? डिफरेंट रेजोल्यूशंस पास करती हैं। लेकिन ये किसके लिए होती है? इन्वायरमेंट के लिए होती है। ये हर साल होता है। समझ रहे हैं? तो जो सबसे बड़ा जो हुआ हुआ है वो 21 है, जो सबसे फेमस हुआ था वो हुआ था 2015 के अंदर। समझ रहे हैं? वो हुआ था पेरिस के अंदर, और वहां पे बहुत बड़ी डिस्कशन हुई थी। और वो जो बड़ी डिस्कशन थी उससे एक रिजल्ट निकला था, वो बड़ा खूबसूरत रिजल्ट था। उसमें ये तय किया गया था कि जो बड़े नेशन हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होती है, क्लाइमेट खराब होता है, वो उन लोगों को पैसे देंगे, पाकिस्तान जैसे नेशन को, कि जो कसूरवार है ही नहीं लेकिन जलील वो हो रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आया था क्लाइमेट जस्टिस का, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का। समझ रहे हैं? तो क्लाइमेट फंड बनाया गया क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से, कि बड़ी कंट्रीज पूल करेंगी पैसे उसके अंदर, अपने वो इंडस्ट्रीज को तो फ्रेंडली बनाएंगी क्लाइमेट के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री जो अफोर्ड नहीं कर सकती अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट फ्रेंडली बनाए, क्लाइमेट रिजिलियंट बनाए, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनकी मदद की जाएगी। और आपको देना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से वो सारी दलील हो रही। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया था क्लाइमेट फंड का। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि इसके ऊपर ये तय किया गया था, उन्होंने कहा था कि हम हर कंट्री को डंडे की तरह नहीं कह सकते कि आप एक ही टाइम के ऊपर जो है
सारा का सारा जो है अपनी इंडस्ट्री बंद कर दे और क्लाइमेट फ्रेंडली हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये तय हुआ था, एक चीज टर्म आई थी CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबकी कॉमन जिम्मेदारी है कि क्लाइमेट को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन जिम्मेदारी डिफरेंशिएटेड भी है। कैसे? पाकिस्तान की कम जिम्मेदारी बनती है, अमेरिका चाइना की ज्यादा बनती है। कॉमन तो ये है कि हम सब ने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन एक्शन किसने ज्यादा लेना है? वो अमेरिका ने। पैसा किसे ज्यादा लगाना है? अमेरिका ने, चाइना ने। यानी कि कॉमन सबकी जिम्मेदारी है क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना, लेकिन जिम्मेदारी का वजन ज्यादा उनकी तरफ है जो क्लाइमेट को पोल्यूट कर रहे हैं, यानी कि बड़ी कंट्रीज। तो उनको कहा गया कि आप पैसे भी दें और अपनी बड़ी जिम्मेदारी उसको, उनके फराइज जो है उसकी तरफ जाए। ठीक है। अब इसी तरीके से फिर एक और जो इस हवाले से जो बात आई थी, वो ये कहा गया था कि ये जितनी भी कंट्रीज है, बड़ी कंट्रीज, ये हर 5 साल बाद बताएंगी, ठीक है, दुनिया को कि उन्होंने 5 साल के अंदर क्या क्या काम किया अपनी कार्बन एमिशंस की रिडक्शन पे। समझ रहे हैं? तो उनको लीगली बाइंड नहीं किया गया, साल का टारगेट नहीं दिया गया, बल्कि आप खुद से आके हमें बताएं आपने क्या क्या काम किया। तो वो एक काइंड ऑफ एक लूप होल था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर तय हुआ था कि अब पूरी दुनिया काम करेगी, अमीर मुल्क खुद पैसा लगाएंगे और गरीब मुल्कों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मदद की जाएगी और वो पैसा लगाएंगे। ये इसलिए उसके बाद से फिर पाकिस्तान जो है बार बार बात करता है कि हमें लोगों के जो जुर्म है उनकी सजा मिल रही है क्लाइमेट के हवाले से। आखिरी जो हुआ है COP29, ये बाकू के अंदर हुआ है। और इस साल जो होना है, ये 2025 के अंदर वो होना है COP30, ये बेलिम ब्राजील में होना है। इनको इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप MCQ जो है उसके हवाले से आप वो, क्योंकि COP29 COP30 का MCQ आना आना है। 29 पिछला हुआ है जी, और अभी जो होना है 30वां, वो ब्राजील के अंदर होना है, बेलम उनका शहर है उसके अंदर। तो दुनिया के अंदर ये जितने भी बड़े प्रोटोकॉल्स हैं, कॉप्स होते हैं, हम सारे इनका पार्ट हैं। तो पाकिस्तान मल्टीलैटरल जो इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं उसका भी पार्ट है। तो पाकिस्तान, हमने काम ही नहीं किया, हमने बड़ा काम किया उसके ऊपर। तो क्या कह रहे हैं? देखिए, हम फेमस इस वजह से भी है ना कि यहाँ पे फ्लड्स बहुत आए हैं, जलजिले आए हैं, और फ्लड्स बहुत ज्यादा की वजह से हम पूरी दुनिया में मशहूर हो गए कि ये बेचारे अफेक्टेड कंट्री है। तो आपको क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स भी दिखाया था, तो पूरी दुनिया मानती है कि ये बेचारे बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं उस चीज को लेके। तो उस वजह से फिर हमें फंडिंग भी दी जाती है, और क्लाइमेट फंड का भी मैंने आपको बताया। तो ये सारा का सारा पाकिस्तान ये नहीं कि सिर्फ नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी एंगेज कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं। सर सर, ये कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन पॉइंट्स एक्सप्लेन करता है। तो क्या किसको एक्सप्लेन कर दूं? कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन पॉइंट्स। मुझे आपकी बात समझ नहीं है, जस्ट हाँ इसको बोले। सर, कार्बन ट्रेडिंग एंड कार्बन पॉइंट्स। कार्बन पॉइंट्स एंड कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, ये मैं एक सेकंड, ये मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ मुझे थोड़ा ये कंप्लीट कर दे, फ्लो बना हुआ है, लिख लेते हैं आप। अच्छा, आगे आ जाए जी। अब ये तो आपको बताया कि पाकिस्तान दुनिया सर के। एग्रीमेंट्स पे एक सवाल था सर। हाँ बोलो। सर जो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नेशनल ग्रीन टैक्सोनॉमी प्लान आया है हाँ 2025, तो उसमें था कि 2030 तक हमें $348 बिलियन चाहिए। वो इस प्लान के तहत जो उन्होंने रेड ग्रीन और येलो क्लासिफिकेशन बनाई है, उस हिसाब से वो फाइनेंसिंग करके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो 348 बिलियन पूरे करेंगे। तो वो सर टैक्सोनॉमी के थ्रू मतलब 348 बिलियन कैसे पूरे होंगे? यार, हम नहीं कर सकते, यही तो आगे उसका मसला है। प्लान के हिसाब से उन्होंने कहा जो था कि अगर पूरे करेंगे तो वही मतलब फिर उनका कैसे होगा सर? यार, हम नहीं कर सकते वो, आप ये समझ लें कि अनअचीवेबल टारगेट्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब जहां तक बात ये कर रही थी ना मैडम, ये कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन पॉइंट के हवाले से, ये दुनिया के अंदर टर्मिनोलॉजी जो है कार्बन ट्रेडिंग की जो है वो आई थी, और उसके हवाले से ये था कि हर कंट्री के ऊपर के पास कुछ कैप होना चाहिए कि वो इतनी कार्बन एमिशन कर सकती है। समझ रहे हैं?
तो आपके पास उसका कोटा होना चाहिए कि मैं भाई इतनी कार्बन एमिशन कर सकता हूँ, और दूसरी कंट्री जो है वो अगर कार्बन एमिशन उतनी नहीं कर पाई तो आप फिर ट्रेड कर लेते हो उन पॉइंट्स को। ठीक है, लेकिन ये कार्बन ट्रेडिंग और ये कार्बन पॉइंट्स, ये नई टर्मिनोलॉजीज हैं। इनका कोई, आप ये समझ लें कि इनका हकीकत से अभी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हम तय नहीं कर सके कि किस कंट्री को कितने कार्बन एमिशन अलाउड होंगे। ठीक है, ये वेग टर्मिनोलॉजीज है, और अभी तक कार्बन ट्रेडिंग और ये सारी की सारी चीजें इफेक्टिवली दुनिया ने इसको कोई लीगल कवर नहीं दिया, क्योंकि क्वांटिफाई करना मुश्किल है। फिर इस तरह तो सारी की सारी ये चाइना वगैरह और यूएस वगैरह बड़ी बड़ी कंट्रीज, ये जो कंट्री इंडस्ट्री लगाती नहीं है, उनसे उनका कोटा लेके ये अपना गंद फेंकती रहेंगी, पोल्यूट करती रहेंगी। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से फिर ये चीज जो है ये उनकी कंपनीज के हवाले से भी है, लेकिन कंपनीज के हवाले से कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज ने इनको लीगल कवर दिया है कि एक कंपनी जो है उसकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो वो कितनी कार्बन एमिशन कर सकती है। तो कंपनीज के हवाले से कार्बन एमिशन का कोटा, और वो फिर अपनी जो कोटा है वो दूसरों के साथ, दूसरी कंपनी के साथ ट्रेड भी कर सकती है कि इस साल तुमने कर लिया, अगले साल मैं करूंगी। सर कैन आई बट आस्क अ क्वेश्चन? यस। सर ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ज्यादातर अब अभी इंडस्ट्रीज ना आउटसोर्सिंग करती हैं, इज इट टू मोस्टली टू अवॉइड कार्बन कोटास? हम्म। हाँ, उसकी वजह ये है ना, देखे ना आपने, अगर जर्मनी के अंदर अगर इंडस्ट्री लगाई हुई है तो जर्मनी तबाह हो रहा है। ठीक है, आप इंडस्ट्री जाके लगाते हैं वियतनाम के अंदर, तो प्रॉफिट जर्मनी को आ रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट किन का पोल्यूट हो रहा है, जलालत कहाँ पे हो रही है? वियतनाम के अंदर ज्यादा हो रही है। और आप जर्मनी में इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगा सकते, उसकी वजह यह कि यहाँ पे आपको ईयू लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए ये जो जारा वगैरह है, ठीक है, इनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बाहर क्यों, आपको पता है ना जारा जो है इसका ओनर स्पेनिश है ना, तो स्पेन के अंदर क्यों नहीं जारा ये कपड़े बनाते? ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर चाइना वगैरह में क्यों बन रहे जारा के कपड़े? ये H&M, जारा वगैरह, इनकी जितने भी यहाँ पे आप देखते हैं जाके, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन बांग्लादेश, सारा कुछ। क्योंकि यूरोप के अंदर अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको एनर्जी फ्रेंडली लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। आप जो है फिर सस्ते में शर्ट नहीं बना सकेंगे, क्योंकि आपने फिर ग्रीन एनर्जी के जरिए बनाना है। ग्रीन ग्रीन एनर्जी का पता ना आपको, कि आप सोलर यूज करें, बाकी चीजें यूज करें, फॉसिल फ्यूल यूज ना करें। तो यूरोप के क्योंकि लॉज इस तरीके से हैं सॉरी तो इसीलिए जो है वो फिर छोटी कंट्रीज के अंदर जाके उसको लगाते हैं। सर एक आर्ग्यूमेंट इस पे ये भी है ना कि वेस्ट में सीएसआर ज्यादा होता है और हमारे यहाँ सीएसआर की चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ हाँ, वही लॉज आ गए ना, वही लॉज आ जाते हैं उसमें। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, एनर्जी लॉज हो गए, सारे के सारे। खैर आगे चलते हैं। अब पाकिस्तान काम तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्यों स्ट्रगल कर रहा है? वाई वी आर फेलिंग टू डील विद क्लाइमेट चेंज? या पाकिस्तान के जो एक्शन है या पाकिस्तान के जो इकदामात है वो एफिशिएंट क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है? हिंड्रेंसेस क्या है? अब वो देखते हैं, वाई पाकिस्तान इज फेलिंग। ठीक है ना, एक तो हमने पहले उसके इम्पैक्ट देखे, प्रॉब्लम देखे। अब हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम को क्योर करने के जो सोल्यूशन है, मैं डायरेक्टली सोल्यूशन पे नहीं जा रहा कि क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है। पहले आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमने एक्शंस ले लिए हैं, ठीक है, वो क्यों मौसर नहीं है, उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी बात ये है उसमें आपका नॉलेज गैप, नॉलेज एक्शन गैप। इस समय डॉन में पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत उसने बात की हुई थी। उसने कहा द सिस्टम प्रायोरिटाइजेस technical fixes over lived realities, donor agendas over grassroots needs, and superficial metrics over meaningful change। ठीक है, हकीकी जो जो दरिया के साथ साथ लोग रहते हैं, ये क्लाइमेट से डायरेक्टली अफेक्टेड जो लोग हैं, उनकी हकीकतें कुछ और है। और जो इस्लामाबाद में बैठ के पॉलिसी थिंक टैंक वाले जो लोग बात करते हैं क्लाइमेट के लिए, ये कर दो वो कर दो, तो बड़ा डिफरेंस है। तो जो नॉलेज हकीकी है और जो एक्शन हो रहा है उसमें गैप ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप लोकल मकामी लोगों को जो इन चीजों से मुतासिर हैं, आप उनको पॉलिसी के अंदर नहीं शामिल करते। इसी तरीके से अगले बात है कि डोनर एजेंडाज ओवर ग्रास रूट नीड। डोनर एजेंसी आपको पैसे देती है कि भाई ये पॉलिसी ले आओ, वो पॉलिसी ले आओ, पाकिस्तान में SDG का ये कर दो, वो कर दो। ग्रास रूट लेवल की नीड्स और है। ग्रास रूट लेवल के ऊपर उनको जल्दी से जल्दी रिजिलियंट घर चाहिए, या उनको, उनके पास जमीन नहीं है, वो दरिया के किनारे इसलिए रहते हैं, उनकी जमीन वहां पे,
उनको रिलोकेट करना है, उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन डोनर ये चीज नहीं देखता। डोनर कहता है कि मैंने पैसे दिए तो पाकिस्तान ने इस दफा पॉलिसी अनाउंस की है कि नहीं की। अगर कर दिया तो उन्होंने यूएन में बताया था कि जी हमने पाकिस्तान को पैसे दिए थे, और वो तो देखे जी सोलर के ऊपर और रिन्यूएबल के ऊपर ये पॉलिसी ले आए। तो ग्रास रूट्स नीड्स कुछ और है। ठीक हो गया। इसीलिए सुपरफिशियल मैट्रिक्स, रिटोरिक्स, मीनिंगफुल चेंज कुछ और होती है। तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है कि जो क्लाइमेट से अफेक्टेड लोग हैं उनसे राय नहीं ली जाती। ग्रास रूट की सिचुएशन का नहीं पता। जो पॉलिसी वाले बैठे हुए हैं कुछ और बनाते हैं। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज होती है बॉटम अप अप्रोच। क्या? बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच होती है कि आप मकामी लोगों को इसमें शामिल करें। लेकिन पाकिस्तान में टॉप डाउन यूज होती है कि ऊपर से डोनर क्या कह रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, क्लाइमेट की मिनिस्ट्री क्या कह रही है, उस पर चलते रहो। फिर अगला प्रॉब्लम ये कम्युनिकेशन कंडम बहुत ज्यादा है। सही कम्युनिकेट नहीं किया जाता, वहां के मकामी लोगों तक बात पहुंचती नहीं है, फ्लड्स वगैरह के हवाले से आगाही मुहिम नहीं होती। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि क्लाइमेट कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव नहीं है। आपका मीडिया भी बहुत ज्यादा फोकस क्लाइमेट कम्युनिकेशन पे नहीं करता। वो फारिग ही नहीं होते इमरान खान से, पीटीआई से, या मरियम नवाज की जो अपना तस्वीरें हैं और उनके जो सारे के सारे वो हैं। फिर एक और बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में डेटा डेफिशिएंसी और रिसर्च गैप बहुत ज्यादा है। हमारे ऊपर हकीकी डेटा है ही नहीं। क्लाइमेट से मुतासिर जो कौन से एरियाज हैं, रेड एरियाज नहीं है। कोई चीज पोर्टल के ऊपर नहीं पड़ी हुई। आप क्लाइमेट की मिनिस्ट्री खा जो जाके खोल के देखें तो वहां आपको रेड एरियाज का कोई नक्शा नहीं मिलेगा, हालांकि होना चाहिए। तो कोई भी आपका जितना भी ओवरऑल जो क्लाइमेट पॉलिसीज बन रही हैं आप वो समझ लें कि वो डेटा ड्रिवन कम है। तो रिसर्च गैप्स ज्यादा है। तो क्लाइमेट का डेटा अपडेटेड नहीं है। ठीक है। फिर अगली चीज लो पब्लिक अवेयरनेस। हम लोग आप लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको पब्लिक अवेयरनेस है, अच्छी बात है क्लाइमेट वगैरह के हवाले से। लेकिन यार आप इतना मुतासिर नहीं होते। जो दरिया के किनारे होटल बना रहे हैं, दरिया के किनारे बैठा हुआ है, उन लोगों की पब्लिक अवेयरनेस होगी तो फिर बात बनेगी। क्लाइमेट से मुतासिर लोग वो है पाकिस्तान में, और उनमें पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो चीजों को सुनते नहीं है। तो लेकिन ओवरऑल इसको हम क्या कहेंगे कि पब्लिक आगाह नहीं है इस चीज से। फिर अगली चीज वो जो हमने ऊपर बात की, लैक ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट। आप कम्युनिटी को एंगेज ही नहीं कर रहे। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आजकल मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लाहौर के ऊपर, तो सारा का सारा गवर्नमेंट कर रही है, कम्युनिटी को आप एंगेज ही नहीं करते। दुनिया के अंदर जर्मनी वगैरह के अंदर इधर उधर ये जिम्मेदारी होती है कम्युनिटी की। वो तरीके से डब्बों में डाल के रख के आते हैं, जहां से आके गाड़ी उठा के जाती है। पाकिस्तान में कम्युनिटी इसमें कोई किरदार अदा ही नहीं करती। हम जहां जो फेंक देते हैं, साथ वाले हमसाए के दरवाजे के बाहर गंद इकट्ठा करके रख देते हैं। अक्सर तो हमारा ये होता है। समझ रहे हैं? आधी लड़ाई हमारी इस चीज के ऊपर है। तो ना कम्युनिटी एंगेज्ड है और ना कम्युनिटी एजुकेटेड है क्लाइमेट को, इन चीजों को लेके। फिर अगला प्रॉब्लम जो है वो है जी इनसफिशिएंट क्लाइमेट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, और हमें तकरीबन 300-400 बिलियन डॉलर चाहिए। आपको पता है पूरा क्लाइमेट रेजिलिएंट कंट्री बनने के लिए हमारे पास इधर 3 बिलियन डॉलर नहीं है आजकल इकोनॉमी चलाने के लिए। तो क्लाइमेट पे क्या पैसे लगाएंगे? तो पाकिस्तान में क्लाइमेट पे जितना पैसा लगना चाहिए उतना नहीं लग रहा। अगला है गवर्नेंस शॉर्टफॉल्स। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके जितने भी क्लाइमेट के इदारे हैं वो इतने तगड़े हैं ही नहीं। इस वक्त आपको ये मुझे एक बात का बात बताएं, पाकिस्तान में अगर आप सारे के सारे जितने लोग बैठे हुए हैं, दिल की बात बताइएगा, झूठ नहीं बोलना, क्लास को लेके अगर मैं आप सारों को कैबिनेट की पोस्ट दूं कि यार मैं पीएम हूं और मैंने आपको कैबिनेट देनी है, कोई मिनिस्ट्री देनी है, कौन सी लेना चाहेंगे आप? टॉपिक को छोड़े, मुझे अपनी दिल की बात बताएं, आप कौन सी मिनिस्ट्री लेना चाहेंगे? कोई बताए। एजुकेशन। फॉरेन आप मिनिस्ट्री। आप एजुकेशन और फॉरेन सर। फॉरेन मिनिस्ट्री लेना चाहेंगे? और कोई दिल वाली बताएं बात मुझे, पढ़ी लिखी बात ना बताएं, क्लास के ना बताएं, जो दिल से निकल रही है वो बताएं। और दो चार मुझे चाहिए। फॉरेन सर। फॉरेन और आई सर लाइक डिफेंस ऑनेस्टी। मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री। और आई सर लाइक क्लाइमेक्स ऑनेस्टी। पे। आप अच्छा, अब आप देखें चले, ये जो भी इन्होंने क्लाइमेट का नाम लिया, क्लास के लिया, वैसे इन्होंने कहा है तो मैं मान लेता हूँ ऑनेस्ट। चले इनके भी मान लेते हैं। 8-10 बच्चे आप उन्हें जवाब दिए,
एक ने जाके क्लाइमेट का नाम लिए। और ये हकीकत है, पाकिस्तान में कोई भी क्लाइमेट मिनिस्ट्री नहीं लेता। ठीक है, आपने एजुकेशन की बात की, आपने डिफेंस की बात की, फॉरेन की बात की। अगर क्लाइमेट ही नहीं होगा, ना आपका डिफेंस रहेगा, ना आपकी एजुकेशन रहेगी, ना फॉरेन रहेगी। इस वक्त सबसे बड़ी जो बुनियादी जरूरत है वो आपका क्लाइमेट है। लेकिन आप ये देखें, आपका कोई भी पॉलिटिशियन ये मिनिस्ट्री नहीं लेना चाहता। उसकी वजह ये है कि ये आपके सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं है, ना इसके पास रिसोर्सेज है, ना इसके इदारे बड़े हैं। तो आप खुद बताएं, तो फिर गवर्नेंस का शॉर्टफॉल आएगा कि नहीं आएगा? कितने क्लाइमेट के इदारे हैं पाकिस्तान में, कितनी उनकी फंडिंग होती है, क्लाइमेट का बजट कितना है आपका? कुछ भी नहीं। उसको कंपेयर करें बाकी चीजों के साथ। सो दैट्स द रियलिटी कि पाकिस्तान में ये एक निगलेक्टेड कॉज है, हालांकि इसको सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी कॉज होना चाहिए। बिलावल ने क्यों नहीं ली क्लाइमेट की मिनिस्ट्री? ठीक है, नून लीग के जो सबसे ज्यादा करीब लोग हैं वो क्यों नहीं क्लाइमेट की मिनिस्ट्री लेते? वैसे अपने आप को बड़ा एहसन इकबाल साहब पढ़ा लिखा समझते हैं सारा कुछ, वो तो क्लाइमेट की नहीं लेते। जाके किसको दी है? मुसद्दिक मलिक को। आधे लोगों को पता ही नहीं वो नून लीग का है या नहीं। समझ रहे? तो इसी तरह से कोई भी बंदा इसको नहीं लेना चाहता, तो यहाँ से बात शुरू होती है। फिर उनके इदारे प्रॉपर नहीं है क्लाइमेट को, तो इनके इदारे जो है ये तो ग्रास रूट लेवल, तहसील लेवल तक इदारे होने चाहिए। अब आपकी NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो भी आपकी डिसेंट्रलाइज नहीं है। क्या उसका हर तहसील के अंदर ऑफिस है? नो। तो आप कैसे फिर डील करेंगे क्लाइमेट के डिजास्टर्स के साथ? तो आपका पूरा का पूरा गवर्नेंस का शॉर्टफॉल है। इदारे नहीं है तो गवर्नेंस आप क्या चलाएंगे? सर पर फिर जो अगर आपने सर एनडीएमए सर, एनडीएमए का जो नॉमिनी होता है वो तहसील लेवल पे एसी होता है ना सर? हाँ हाँ, तो वो AC को सब दिया हुआ है ना सरकार। वो NDMA वाले जो तहसील लेवल पे डील करते हैं वो रेस्क्यू के साथ डील करते हैं। प्रॉपर NDMA का वो नहीं है। NDMA तो एक तगड़ा डिपार्टमेंट होना चाहिए ना। पाकिस्तान तो डिजास्टर अफेक्टेड कंट्री है। आप मेरी बात समझ रहे? AC के पास, तहसील का AC है, उसके बाद आपको पता है 257 डिपार्टमेंट होते हैं, 257। उनमें एक डिपार्टमेंट जो है वो डिजास्टर वाला है। वो कहाँ कहाँ पूरा आएगा? इट्स अ फुल टाइम जॉब डिजास्टर वाली। यहां से पता लगता है प्रायोरिटाइजेशन का। चले आगे चलते हैं। एक और प्रॉब्लम ये है कि आपकी पॉलिसीज सर पे। जी। सर मैं इसी में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि कुछ अंडर अप्रिशिएटेड फील्ड्स भी होती है। जैसे एजुकेशन में हम चूज करते वक्त हमने रेयरली किसी स्टूडेंट को कहते हुए सुना होगा बड़े एंथुजियाज्म से कि वो स्टैटिस्टिक्स में बैचलर्स और मास्टर्स करना चाहता है, वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। हाँ। सो दीज आर क्वाइट अंडर अप्रिशिएटेड फील्ड्स। यस, ये भी एक रीजन है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह से मैंने कहा ना कि निगलेक्टेड कॉज है, आप ये समझ लें निगलेक्टेड फील्ड है बेचारी। और आप घर में कहें कि मैं जी इन्वायरमेंट में डिग्री करूंगा, घर वाले जूता उतार लेंगे कि तू इन्वायरमेंट डिग्री कर से। मतलब ये हकीकत है। हालांकि आपको पता है पाकिस्तान को सबसे ज्यादा इस वक्त फोकस उस चीज पे करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आप लिखेंगे। दिस इज वाई वी आर स्ट्रगलिंग। ये छोटी छोटी बातें लिखा करें, यूनिक बातें होती हैं। ये बड़ा खूबसूरत आर्गुमेंट है। अंडर अप्रिशिएटेड जो फील्ड है ये, तो इसको आप लिखेंगे। आप डिग्री के हवाले से लिख सकते हैं कि हमारी यूथ इस तरफ जाना ही नहीं चाहती, काबिल लोग जाना ही नहीं चाहते, तो क्या पॉलिसी बनेगी? सर ये। क्लाइमेट एक्शन मार्च भी हुई थी, बट आई हैव सीन इट कि बस एक ही साल हुई थी, उसके बाद हाँ हाँ, अब आप गेट्स। देखें ना, अब आप देखें वो औरत मार्च जो है। आई अप्रिशिएट वुमेन एम्पावरमेंट। मेरे पे फतवे ना लगाएं। मैं चाहता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक वैसे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या वुमेन के लिए क्लाइमेट मसला नहीं है? क्लाइमेट तो दोनों जेंडर का मसला है। लेकिन 8 मार्च को क्योंकि जिदबाजी है, मेजर जिदबाजी है और कुछ भी नहीं। मर्दों को जो पैट्रियार्किक मेल है उनके अपने जिद है, सारों की अपनी जिदबाजी है, और उसमें ये ज्यादा फिर गर्मजोशी शुरू हो जाती है। ये ईगो और जिदबाजी हमारी क्लाइमेट को लेके क्यों नहीं है? समझ रहे? होनी चाहिए ना कि क्लाइमेट हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, कोई आए तो सही, देखा जाएगा। लेकिन वही बात है कि ये प्रायोरिटी नहीं है। ये न्यूज की जीनत नहीं बनता। औरत मार्च पे कोई लड़ाई हो जाए, कोई गलत मतलब वो सारा कुछ हो जाए, तो वो न्यूज की जीनत बनता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज का जो मार्च है ना, वो न्यूज की जीनत बनता है, ना उस पर रेटिंग मिलती है। तो ये इसका सारा का सारा बात कहाँ से आती है? इट्स वेरी अंडर अप्रिशिएटेड टॉपिक एंड वेरी अंडर अप्रिशिएटेड फील्ड। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग। आगे आ जाए। अगला है जी, जो पॉलिसीज है उनको आप सही इंप्लीमेंट नहीं करते। फिर है जी पुअर
अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका जो है इसको पुअर ना लिखें, इसको आप लिखें कि लैक ऑफ क्लाइमेट रिजिलियंट अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ क्लाइमेट रिजिलियंट अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें पूरा का पूरा आ जाता है, आपके ड्रेनिंग सिस्टम सही नहीं बनते। आपको पता है कि पाकिस्तान में क्लाइमेट का इशू है, तो आप अर्बन प्लानिंग उस हिसाब से करें, सीवेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम उस तरीके का बनाए कि बारिशें हो तो प्रॉपर पानी उसमें वो जा सके। फिर आपका जितना का जितना ये पूरा का पूरा अर्बन प्लानिंग है, कंक्रीट की आप इतनी चीजें बनाई जा रहे हैं, दरख्त काटी जा रहे हैं, सोसाइटी काटी जा रही है, भाई आप हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की तरफ क्यों जा रहे हैं? उससे क्या हो रहा है कि आप ग्रीन जो आपकी जो सारी की सारी फील्ड है उसको खत्म कर रहे हैं, आप वर्टिकल की तरफ जाए ना भाई। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट और वर्टिकल डेवलपमेंट का पता है आपको? जी सर। सबको पता है ना? किसी को ना पता हो बताए। यस सर। कोई ऐसा क्लास में जिसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट का नाम पता हो? सर सर कैन यू मुझे नहीं पता। कोई इशू नहीं, अभी बताता हूँ। वर्टिकल डेवलपमेंट से मुराद होता है फ्लैट बनाना, बिल्डिंग को ऊपर ले जाना। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट क्या है कि आप जमीन पे फैलाते जाते हैं। आप अगर पाकिस्तान के अंदर अगर फ्लैटों का और ये हाई राइज बिल्डिंग्स का अगर रुझान हो, तो इससे क्या होगा कि आप एग्रीकल्चर जमीन को सोसाइटीज में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ऊपर जाते जाए किसने रोका है आपको? रब के करीब ही जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब आप वो वाली डेवलपमेंट नहीं कर रहे, आप सोसाइटियां काटते जा रहे हैं, तो जब सोसाइटी बना रहे हो उससे जितनी ग्रीन जो बेल्ट है वो कम होती जा रही है, उतना क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो पाकिस्तान को अब सारी की सारी अर्बन प्लानिंग ये चीज देख के करनी चाहिए। फिर सिविल इंस्टीट्यूशन, अभी एनडीएमए के आपको एग्जांपल दिए, ना पैसे हैं, ना तगड़ा स्टाफ है, ना कुछ है। अगला प्रॉब्लम है सर पर लैक ऑफ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। सर यहाँ पे पर जितनी अर्बन प्लानिंग कर लें, अनचेक्ड अर्बन माइग्रेशन है तो वो दोबारा ही प्लानिंग खराब हो जाएगी। देखिए उस पे भी रखे ना, जो अर्बन माइग्रेशन है वो भी अर्बन प्लानिंग के अंदर आती है। अर्बन प्लानिंग इज अ ब्रॉडर टर्म कि आपने अर्बन प्लानिंग के अंदर ये देखना कि कितनी अर्बन माइग्रेशन अनचेक नहीं आनी चाहिए। सो अर्बन प्लानिंग के अंदर ये आप अर्बन माइग्रेशन का भी जिक्र करेंगे। हमें पता होगा ना कितनी अर्बन माइग्रेशन है, उसी की बेस पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे ना सरकार। अच्छा पॉइंट है आपका, लेकिन उसको इसी के अंदर डाल सकते हैं। इट्स अ लाइक ब्रॉडर। आगे फिर है लैक ऑफ सर पर एक कोऑर्डिनेशन अमंग फिक्स्ड इंस्टीट्यूशन। सर एक लॉ सूबों की नहीं है। सर पर एक फिक्स्ड जैसे लॉ नहीं है कि इतने लोग अर्बन माइग्रेट कर सकते हैं, तो हम अंदाजा कैसे लगाएंगे कि 5 साल या 10 साल में तो कितनी माइग्रेट? होना चाहिए ना, ये इसको आप लिखें कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिसी नहीं है, एक लॉ नहीं है, रूल्स नहीं है कि कितनी माइग्रेशन एक सिटी में आ सकती है, कितनी नहीं आ सकती। अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन इतनी चलती है, अनडॉक्यूमेंटेड सारी चीजें ये लिखें। यही जो आप बातें करें इनको लिखें, ये पॉइंट्स हैं आपके अच्छे अच्छे। ठीक है, आगे आ जाए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग इंस्टीट्यूशन। अब आपको पता है ना कि क्लाइमेट जो है ये फेडरल टॉपिक भी है और प्रोविंशियल भी है। ये आपस में लड़ पड़ते हैं कि प्रोविंशियल क्लाइमेट की मिनिस्ट्री ने काम कर रहे हैं, फेडरल मिनिस्ट्री ने काम कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबे तो पावरफुल हुए, क्लाइमेट मिनिस्ट्री भी सूबों के पास है। लेकिन कहने का मकसद है उसके ऊपर वफाक ने कितना काम करना है, सूबों ने कितना काम करना है, उसके ऊपर सारी लड़ाई रहती है। फिर अगला है पॉलिसी डिस्ट्रप्शन। जैसे गवर्नमेंट जाती है वो फिर पॉलिसी साथ ले जाती है। खान ने बिलियन ट्री सुनामी शुरू किया था, ये कोई नए आ गए, उन्होंने सुथरा पंजाब शुरू किया। दोनों अच्छी पॉलिसी है। क्लाइमेट पे कोई काम हो मुझे खुशी होती है, लेकिन अगले आगे पिछलों को बंद कर देते हैं और फिर पिछले दोबारा वापस तो अगलों की पॉलिसी बंद कर देते हैं। तो पॉलिसी डिस्ट्रप्शन ज्यादा है। कोई हमारा 10 साल के प्लान के ऊपर हम काम नहीं कर रहे क्लाइमेट को लेकर। मरियम ने आके खान का बिलियन ट्री सुनामी को देखा ही नहीं है, उसने अपना सुथरा पंजाब शुरू कर दिया, कोई ग्रीन क्लीन पंजाब शुरू हो गया। तो ये अगली गवर्नमेंट आएगी वो सारा ये बंद करके कोई नया रेड पंजाब शुरू कर दे। तो ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। फिर वल्नरेबिलिटी ड्यू टू ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, ये हाँ बात है, क्योंकि हम इंडिया के साथ है, चाइना के साथ है, उसकी वजह से वल्नरेबल। स्मॉग वगैरह इसीलिए हर दूसरे टाइम पे एक नया शुरू हुआ होता है। अब आगे एक चीज है लैक ऑफ रिसोर्सेज। आप लैक ऑफ रिसोर्सेज जो मैंने जान के लिखा हुआ है, एक लेमैन बच्चा इसको लैक ऑफ रिसोर्सेज लिखेगा, पैसों वाली बात है। आपने लिखना है इनसफिशिएंट क्लाइमेट फाइनेंसिंग। ठीक है,
और इधर लैक ऑफ रिसोर्सेज के हवाले से आप बात करेंगे, क्लाइमेट का जो डिपार्टमेंट है उनका स्टाफ नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है इन सारी चीजों के साथ डील करने के लिए। अगला है जी इनइफेक्टिव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ये जो हम जिक्र कर रहे थे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कि आप डिजास्टर जो है उनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के जो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट है वो ठीक नहीं। फिर स्लो एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज, कि आप सोलर की तरफ जा जरूर है लेकिन बहुत स्लो जा रहे हैं। सो ये आप देखें इतने ज्यादा पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं, इतने ज्यादा। अब इसमें से हमें वहां एग्जाम में 8-10 भी याद आ जाए तो हम बड़ा अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज अभी तक मैंने इनमें डिस्कस की है जो आपने पहले नहीं सुनी, ये सब आता है आपको। सिर्फ क्या है, टर्मिनोलॉजीज है और दिमाग को खोल के क्लाइमेट या उस टॉपिक की नेचर के अकॉर्डिंगली हमने चलना होता है। यू गेट इट? यस सर। फॉरवर्ड क्या है, बैंक के मार्टिन लेदर साहब, उन्होंने कहा था कि जी एक्सेलरेटेड क्लाइमेट एक्शंस कैन प्रोटेक्ट द इकोनॉमी फ्रॉम शॉक्स एंड सिक्योर मोर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन पाकिस्तान। ये छोटी छोटी कोटेशन आपको देता हूँ कि आपको कोटेशन से ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है, जो सिंपल होती है, क्रिस्पी होती है, काफी चीजें कवर कर देती है। Sir, screen is not अब ये visible. इसलिए ली है कि आप ये क्लाइमेट का टॉपिक देखते हैं, स्क्रीन नहीं है विजिबल? नहीं. नहीं है? No, sir. जस्ट सेकंड, सर अभी हुई थी थोड़ी देर के लिए, कौन अगेन? जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। इज इट विजिबल नाउ? No, sir. नो सर। आप देखें, यस सर। चले। अच्छा जी, तो इसमें यह है कि यार ये थोड़ा सा इसलिए इशू आ रहा है क्योंकि मैं जो एप्पल है उसके ऊपर पढ़ाता हूँ, उसमें फिर सॉफ्टवेयर में थोड़ा इशू आता है। तो इसको हम एक आध वीक में फिर रिजॉल्व करते हैं कि इसका क्यों ये इशू आता है। मैंने उसे कहा है कोऑर्डिनेटर साहब को उस चीज डील करेंगे। अच्छा, तो इसमें यह है कि क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड, मार्टिन रेजर ने कहा था कि एक्सेलरेटेड क्लाइमेट एक्शंस कैन प्रोटेक्ट द इकोनॉमी फ्रॉम शॉक्स एंड सिक्योर मोर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन पाकिस्तान। इस तरह की कोटेशन ये हम क्लाइमेट के टॉपिक में भी लिख सकते हैं, इकोनॉमी के टॉपिक में भी लिख सकते हैं। जो तैयारी हमें आसान कोटेशंस होती हैं बनानी है उनको खुद के पैराफ्रेज ऊपर। कर सकते हैं सर, जो कोटेशंस होती हैं उनको एग्जैक्ट पैरा वर्ड्स में लिखें, नहीं, फिर पैराफ्रेज वो कर सकते कोटेशन नहीं आएगी, फिर आप ये देखिए, ये हटा दे, फिर आप इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, फिर आपने कहना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसर या वो, फिर वो पैरा में जाएगी, फिर वो कोटेशन की तरह नहीं लिखी जाएगी। यू गेट इट? फिर आप उनका आर्गुमेंट हाईलाइट करके लिख सकते हैं लेकिन वो पैराग्राफ के अंदर आएगी। इस तरह ये इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं आएगी। इन्वर्टेड कॉमर्स वो होते हैं जो आपने किसी को एग्जैक्ट कोट किया। अच्छा जी, अब शॉर्ट टर्म प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? वही बात है, सबसे पहली बात है कि आप करने अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को, जो डिजास्टर जो प्रिपेयर्डनेस है उसको इम्प्रूव करें, नए डिपार्टमेंट बनाए डिजास्टर मैनेजमेंट के, अगर कोई मौजूद है डिपार्टमेंट या उसको फंडिंग दें, उसका मामला बेहतर करें, उसको डिसेंट्रलाइज करें, उसको लोकल गवर्नमेंट के साथ लिंक करें। इस तरह ठा ठा करके आप आर्गुमेंट लेके आया करें, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेके आप लोकल गवर्नमेंट में लेके जाएं, उनको स्ट्रेंथन करें, उनको पावर दे, रिसोर्सेज दें, उनको अलग ऑटोनोमस डिपार्टमेंट बनाएं। इस तरह की बातें करें आप। फिर यह कि आप लॉन्च करें पब्लिक अवेयरनेस, और जो सही जो टारगेट ऑडियंस है उसको टारगेट करें, जो क्लाइमेट अफेक्टेड लोग हैं, माइग्रेशन वाले, उनको टारगेट करें, दिस इज द रियल पब्लिक। फिर आप क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स की तरफ जाएं, जिस तरह ये अभी इन्होंने सुथरा पंजाब जो है ये कैंपेन शुरू की है, बिलियन ट्री सुनामी, ये आपको सारी पता होनी चाहिए। मुझे कोई मरियम से या नवाज शरीफ से कोई मोहब्बत नहीं है, खान से नहीं है, ये इसलिए लगाई हुई है ताकि आपके जहन में रहे।
बच्चों का सबसे बड़ा मसला ये है, पाक अफेयर में बच्चों का स्कोर इसलिए आजकल नहीं आ रहा क्योंकि पाक अफेयर में अब वो सर सैयद वाले टॉपिक नहीं देता, रीसेंट टॉपिक देता है क्लाइमेट और इस तरह के, और उस पे बच्चों को पता ही नहीं होता कि किस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ने किस पॉलिसी पे काम किया। आप एग्जाम में जब लिखने बैठते हैं आप कहते हैं गवर्नमेंट ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, एग्जामिनर कहता है हवा में तीर चला रहा है। जब आप उसको ये बताते हैं गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई है, गवर्नमेंट ने ये इकदाम किया है, लेकिन वो इनफ नहीं है, तो उसको ये फिर करना चाहिए, दिस इज रियल क्वेश्चन, रियल आंसर, इस पे फिर एग्जामिनर तवज्जो देता है कि नहीं बच्चे पढ़ा हुआ। तो हर जो आप टॉपिक तैयार कर रहे होते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर के वाले से, एक आपको उसकी ग्लोबल नेशनल पॉलिसी पता हो, 2-3 कैंपेन का पता हो, और आपको मिनिस्ट्री का पता हो, ताकि आप उन डिपार्टमेंट के और उसके ऊपर आर्गुमेंट अच्छा दे सकें। जब आप कहते हैं ना गवर्नमेंट ये भी नहीं किया, ये भी नहीं, ये भी नहीं किया, ये हवा में बात है, तनकीद, फॉर द सेक ऑफ तनकीद है। व्हेन यू से गवर्नमेंट हैज डन दिस बट दैट्स नॉट इनफ, गवर्नमेंट शुड डू दिस और इम्प्रूव दिस, उस पे स्कोर आएगा। फिर ग्रीन अर्बन इनिशिएटिव्स ने अपनी अर्बन प्लानिंग के है जो है वो क्लाइमेट फ्रेंडली बनाए। फिर क्लाइमेट डिप्लोमेसी को मजीद स्ट्रेंथन करें। नाउ दिस इज द टर्मिनोलॉजी, क्लाइमेट डिप्लोमेसी। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की तरफ फिर जाए, डोनर एजेंसीज को मिले, बड़े नेशन के साथ फिर बात करें, फंड के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान को ज्यादा दिया जाए, COP 21 सॉरी COP 30 वगैरह और UNEP वगैरह के अंदर अपनी आवाज बुलंद करें। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर क्लाइमेट डिप्लोमेसी करें। इवन इंडिया के साथ आप स्मॉग के ऊपर बात करें, टॉक इस पे भी, इसको भी क्लाइमेट डिप्लोमेसी में डालेंगे, क्योंकि ये हम दोनों का साझा प्रॉब्लम है, इट्स अ कलेक्टिव प्रॉब्लम, सो वी शुड सर मैं टॉक। आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें बात होती है इंडिया से, लेकिन वो समर मंथ्स में फिर से टॉक डाई डाउन हो जाती है। हाँ लेकिन देखे ना आप, वो बिल्कुल आप सही कह रही है, मुझे ही पता है, मैं यहाँ पे मैंने स्मॉग के ऊपर ब्रीफ लिखा था, एक पॉलिसी ब्रीफ, उसमें मैंने वो किया था यहाँ पे मैंने, तो उसमें मैंने इंडिया वाला ऑप्शन दिया था। फिर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो मेरे आए उनको मैंने भिजवाया भी था, वहां पे भी मेरी डिस्कशन हुई थी। तो प्रॉब्लम ये है कि फिर मरियम ने इसके ऊपर, आप याद होगा, बयान भी दिया था, वो इंडियन पंजाब वाले फिर पीछे भाग जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि मोदी गवर्नमेंट का नो एंगेजमेंट विद पाकिस्तान पॉलिसी चल रही है। बट फॉर एग्जाम CSS का हम वो तो लिख सकते हैं कि हमें बात करनी चाहिए, समझ रहे हैं? ये कोई हम न्यूज चैनल के ऊपर बैठ के थोड़ी बात करेंगे, करना है और करना ही है। बट फॉर CSS एग्जाम इट्स अ गुड सॉल्यूशन, आप प्रपोजल देते हैं ना कि ये कर यस सकते हैं, सर। ये कर सकते हैं, हर वो चीज तो आप एग्जैक्टली नहीं मोदी ने लिखेंगे। एक पॉडकास्ट में कहा था ना कि टॉक इज हेल्ड बिटवीन टू इक्वल स्टेट्स। अब वो उनके मसले हैं ना यार, उनके चल रहे हैं। आई लिव विद इंडियंस देयर, मेरे काफी अच्छे अच्छे दोस्त हैं, प्रोफेसर वगैरह से भी बात हो सकती है, वो सारे तैयार है, लेकिन अगेन बीजेपी गवर्नमेंट अभी बात नहीं करना चाहती। बट फॉर एग्जाम आप लिख सकते हैं कि हमें निगोशिएट करना चाहिए, उनसे डिप्लोमेसी करनी चाहिए फॉर दिस क्लाइमेट प्रॉब्लम, इट्स अ ट्रांसबाउंडरी प्रॉब्लम। अब वो भी धक्के खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, वो बात ना करके कौन सा स्मॉग से बचे हो, वो हमसे ज्यादा दलील हुए हो। ये हो गया आपके शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर फिर बड़ी बातें कि आप प्रॉपर अपना रिजिलियंट बनाए। जापान वगैरह ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने फिर देखे ना स्ट्रक्चर खड़ा किया कि अर्बन प्लान, क्लाइमेट को जेन में रख के अर्बन प्लानिंग करें। अब आप माइग्रेशन के ऊपर चेक रखें, आप देखें कितनी कैपेसिटी है, कितना हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कितना सीवेज सिस्टम चाहिए, रिफॉर्म करें अर्बन प्लानिंग को। कल को बारिशें होंगी तो पानी ना खड़ा हो, बीमारी ना हो, ये सब डिजास्टर आएगा तो कैसे डील करना है। नाउ एवरीथिंग शुड बी कंसिडर्ड while डूइंग अर्बन प्लानिंग। फिर ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल, लॉन्ग टर्म के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल की तरफ जाएं। फिर अपने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट उसको बेहतर करें, क्योंकि देखें जितना रिसोर्स है या कम हो रहा है उसको मैनेज करना है आप, अदरवाइज नेशनल इंटीग्रेशन के मसले पैदा होंगे। अगला, इन्वेस्टिंग इन क्लाइमेट रिसर्च एंड इंटीग्रेशन एजुकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको करिकुलम का पार्ट बनाएं और अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें क्लाइमेट की फील्ड, क्लाइमेट की डिग्रीज, स्टेट स्कॉलरशिप दे जो जो क्लाइमेट पढ़ना चाहते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इनकरेज करना पड़ेगा, इसको अप्रिशिएटिव फील्ड बनाना पड़ेगा। रिसर्च सेंटर बनाए बड़े बड़े, इसके ऊपर कितनी रिसर्च हो रही है, मैं तो एक भी नहीं देखा कि बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर पाकिस्तान में जहाँ स्टूडेंट्स आके वो करते हैं। अब ये देखे ना इंक्यूबेशन सेंटर बने गया, उस पर तो बात नहीं हो रही। फिर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बेहतर करें अपनी, और क्लाइमेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। अगेन वही बात, ये मजे मजे की टर्मिनोलॉजीज हैं, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, क्लाइमेट
गवर्नेंस, समझ रहे हैं? ये सारी है जो आप क्लाइमेट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, यही बातें इकोनॉमी में भी है, यही बातें सिक्योरिटी में भी है। ये सारी वही बातें हैं। फर्क सिर्फ क्या है कि इसमें हम थोड़ा क्लीन ग्रीन, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट है। यू गेट इट? अब आप देखेंगे आपका जब इतना ज्यादा कंटेंट होगा तो आप फिर करंट अफेयर में भी इसका सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, पाक अफेयर में भी सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इवन आप ऐसे भी इसके ऊपर लिख सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम इस टॉपिक के हवाले से रहती हो जो हमने कवर ना की। दैट्स द मेथड आई हैव। और वो जो सर थे जिन्होंने कहा था कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह, तो सर मैंने आपको कहा था कि हम इस तरीके से चलेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वो बाकी जो आप बात कर रहे थे। और जो बात है कि जो मेरे पुराने जो लेक्चर हैं वो साल पहले की रिकॉर्डिंग है, देखिए 18वीं तरमीम जो है उसके ऊपर नया सच कुछ नहीं हुआ, समझ रहे हैं? उसके ऊपर भी जो चेंज आया है 26वीं के हवाले से, उस पर मैं एक कंबाइंड लेक्चर करूंगा। सिर्फ 18वीं के ऊपर जो सवाल है वो सारा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो लेक्चर रिकॉर्ड है, मुझे पता है पिछले 2 साल के अंदर या 4 साल में अंदर एसडीजीज के ऊपर नया क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। न्यू प्रोविंसेस जो हैं उनके ऊपर नया क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। यू गेट इट? नेशनल इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है उसके वही के वही मसले। तो जो लेक्चर जिनके ऊपर अपडेट करने की जरूरत नहीं है, कोई नई पॉलिसी नहीं आई, नई बात नहीं आई, तो उसको दोबारा रिकॉर्ड करके लगाना जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं नए कपड़े पहन के बैठ के या नए गेटअप के साथ लगा दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है? जो जो जहां जहां सर जरूरत ये पड़ती है, लेक्चर अपलोड होगा पोर्टल में? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जो जो जहां जहां जरूरत पड़ती है मैं उनको अपडेट करता हूँ और उस पर लाइव सेशन भी हो जाता है। आपको लगता सर आपने है, एक जो सेकंड, मिडिल ईस्ट पे लेक्चर किया था हाँ जी, आपको एक वो सेकंड, आपको अपलोड हुआ है? हुआ होगा, उसको देखे ना, नहीं हुआ तो कह दो लोग सर कर, आई couldn't find it। उन्हें कह कर देंगे। मिडिल ईस्ट पे और सीरिया पे जो लेक्चर सर था। कभी कभार हमारा यहाँ पर नेट का इशू भी होता है तो इस वजह से भी कभी हम जो ऑनलाइन लेक्चर नहीं देख लेते हैं। तो नहीं मतलब नहीं, ये कोई तो कोई हमारे इशू नहीं पोर्टल पे होना चाहिए ना, होगा अपलोड ये। होना चाहिए। देखें ये तो लॉ है ना, ये तो रूल है कि जो मैं लेक्चर लाइव आपको पढ़ाता हूँ उसमें तो ज्यादा जो लाइक खुशकिस्मती उन स्टूडेंट्स की होती है जो लाइव ले रहे होते हैं, क्योंकि वो सवाल खुद कर सकते हैं। बाकी ये सारा का सारा रिकॉर्ड होके जो हमारी दरमियान में कॉन्वर्सेशन होती है देन लेक्चर, उसको ये काट देते हैं और रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करके लगा देते हैं। तो ये मंडे ट्यूसडे तक ये आ जाएगा, इसका बेहतर वर्जन जो है उस तरीके से ये लगा देंगे। अच्छा, जिसको लगता है, एक सेकंड, जिसको लगता है कोई आउटडेटेड लेक्चर है रिकॉर्डिंग के अंदर, वो मुझे बताएं, हम उसके ऊपर लाइव सर सेशन करें। मेरा मतलब ये था कि 28 अप्रैल से सर ऐड चल रही है ना कि लाइव क्लासेस होंगी 5 to 8 वाली। हाँ जी। तो सर यार वो जूम की जो सर कैपेसिटी है वो तो 600 पीपल पर मीटिंग आ सकते हैं सर। तो अगर सर हमें भी या, उसमें भी चांस दे दें और हमारे पास रिकॉर्डेड भी हो तो ज्यादा बेटर हो नहीं जाएगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन वही बात मैं कह रहा हूँ, सरकार ये मेरा डिसीजन नहीं है, आई एम अ टीचर, समझ रहे हैं? मैं वक्त निकाल के, मैं बहुत मसरूफ होता हूँ क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी इनके साथ और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा वो कहते हैं, तो उस वजह। सर आप उनसे बात कर लेना। तो हमारी वो डिमांड पुटअप तो कर सकते हैं ना एडमिशन। अब है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पे एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करके बात करना, कन्विंस, अनफॉर्चुनेटली उसके लिए टाइम नहीं निकलता। बहरहाल जैसे मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात होगी मैं आपकी बात डिलीवर कर दूंगा, आपकी डिमांड वहां तक पहुंचा दूंगा। ठीक हो गया? अब एक तो आपका जो हाइड्रो पॉलिटिक्स है, अब मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर भी आपका एक प्रॉपर लेक्चर हो जाए, जिस तरह ये सिंध और पंजाब की लड़ाई हो रही है। अब आपका क्लाइमेट का लेक्चर हो गया तो आपको हाइड्रो पॉलिटिक्स की ज्यादा समझ आ जाएगी। हाइड्रो पॉलिटिक्स के ऊपर लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कोई रखते हैं। ठीक हो गया? दूसरी बात, जी, एक सेकेंड, दूसरी बात ये कि आज आप कोई स्लाइड्स वगैरह मांग रहे थे, मुझे कोऑर्डिनेटर बता रहा था स्लाइड्स नहीं भेजनी हमने,
आपका ये पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड होके लग जाएगा। समझ रहे हैं? ये सारी की सारी स्लाइड जो मैंने आपको पढ़ाई है रिकॉर्ड होके लग जाएंगी। रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, वो इसलिए रिकॉर्ड करें ताकि इनको लगा सकें। अच्छा, एक और चीज, इसके अलावा दूसरी चीज, मैंने बिल्कुल आपको वो कहा, मैं बिल्कुल कोई भी चीज माइंड नहीं करता। आई बिलीव इन सेल्फ करेक्शन। लर्निंग के हवाले से आपको जहां जरूरत हुआ करे कि सर ये लेक्चर समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ाते, हम दोबारा पढ़ते। आपने मिडिल ईस्ट और सर सीरिया ये वाला पॉइंट लेक्चर समझ कब नहीं आया। डिलीवर किया था? जब ये सीरिया वाला प्रॉब्लम, ये सारा का सारा कू हुआ था, उसके बाद किया था। तो उसकी सर हमें लिंक नहीं आई थी सर कोऑर्डिनेटर से। अच्छा अच्छा, मैं पूछता हूँ, अब मैं पूछता हूँ, वो पड़ी होगी इनके तो उसके रिकॉर्डिंग, लिए सर उसको एक सही। एक और था कि अगर जो भी सर ईएलपी प्रोग्राम में एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका एक म्यूचुअल ग्रुप बन जाए, तो सर कभी कोऑर्डिनेटर सेपरेटली अभी लिंक्स भेज रही हैं तो आगे पीछे हो सकता है। एक ग्रुप में तो सर ऐसा नहीं होगा ना, वो ज्यादा फीसिबल हो जाएगा। अच्छा, मैं ये भी उनको पहुंचा देता हूँ, ये डिमांड भी कहता हूँ मैं। सर हमारा ये दोनों लेक्चर कह, वाइंड अप हो गया है क्लाइमेट का। जी ये वाइंड अप हो गया, वे फॉरवर्ड हो गया। कोई कमी पेशी है तो बताएं। सर मैंने कहना था कि आप अगर इकोनॉमी पे कोई लेक्चर देते हैं, लाइक इसके बेसिक्स हुई है, मतलब थोड़ा सा इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना इनिशियली टफ होता है थोड़ा आप, सा। आपका नाम क्या है? मैं इसको हाय बाइंड सर। सामने आता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था आज के लेक्चर से। एक सेकंड। हाँ जी, आप बताएं। सर जो इम्पैक्ट्स में हमने डिस्कस किया था, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एट रिस्क, इसका मुझे क्लाइमेट से रिलेट करना नहीं आ रहा। देखें, क्लाइमेट से रिलेट करने का मैं ये बता रहा था कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। पता ना आपको इस चीज का, कि हमारा पानी के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। जब पानी के रिसोर्सेज कम होते जाएंगे तो उससे प्रॉब्लम ये होगा कि आपके पास कम पानी होगा। जब आपके पास कम पानी होगा तो आप पानी से बिजली नहीं बना सकेंगे। जब आप पानी से बिजली नहीं बना सकेंगे तो फिर आपको किसकी तरफ जाना पड़ेगा? फॉसिल फ्यूल की तरफ। फिर आपको तेल जो है लेके उससे बिजली बनानी पड़ेगी, जिस जिससे प्रॉब्लम आएगा। ये था। दूसरा, ओके। क्लाइमेट चेंज में जितने, एक और चीज, दूसरा क्लाइमेट चेंज के अंदर जितने फ्लड्स वगैरह आएंगे, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। ये पूरा का पूरा आपके जो बिजली घर है, एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी तो तबाह होता है उसमें। हमारे डैम्स में कैपेसिटी नहीं है, तो पानी सारा का सारा वेस्ट होता है। तो ओवरऑल सारा का सारा जो आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिस्क पे चला जाता है क्लाइमेट चेंज के डिजास्टर्स की वजह से। ओके। गेट इट? यस सर। क्योंकि हमारे एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बुनियाद पानी है। हम ज्यादा पानी से बिजली सस्ती बनती है उसकी तरफ जाते हैं। पानी नहीं होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से तो फिर वो सारा मुतासर हो जाएगा। ठीक है? सर ये अच्छा, इकोनॉमी वाले का आइजा, इकोनॉमी का तो मैं करता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपको क्लाइमेट चेंज भी मुश्किल लगता था? नहीं सर, समझ आ गया। बेसिकली इट्स माय स्टार्ट तो इसलिए। अच्छा जी, ये जो लाइव वाला मामला है ना जी, लाइव वाला, उसके लिए जो गिवन नंबर है जो लाइव सेशन के वाले से, तो आप उसके ऊपर जो कांटेक्ट करें और उधर फिर आप ये चीज अपनी वो मतलब मामला करें उनके साथ डिस्कस। मैंने कहा है तो उन्होंने सर कहा कि जो उसका नंबर है उससे आप डिस्कशन करें जी। सर आप पैलेस्टाइन इशू का कोई अपडेटेड लेक्चर दे सकते हैं? पैलेस्टाइन पे अभी कुछ अपडेट हो नहीं रहा। जो अभी तक है वो मौजूद है। सीज फायर तक तो हमने इसको किया था। अभी नया कुछ आता है तो फिर मैं उसको फिर अपडेट करवा दूंगा। अभी जो लेक्चर मौजूद है आपने वो देखा है? सर वो पोर्टल पे है अपलोडेड, वो मैंने नहीं देखा अभी तक। वो बिल्कुल है, क्यों नहीं है? आप सर लोगों, हम 26th अमेंडमेंट पर लेक्चर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे 18 के साथ। ओके सर। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम टीचिंग मेथड से या कंफ्यूजन, कोई मुश्किल कंटेंट से तो बताएं।
हमारे पास सर मैंने टाइम। उस दिन सर सही मैंने उस दिन आपको कहा था ये कि करंट अफेयर्स के हवाले से गाइड करते हैं। मैं अभी न्यू ना, तो मैंने रिसेंटली इसी मंथ से ज्वाइन किया था ये इसकी अच्छा, प्रिपरेशन के लिए। अभी करंट आपने अफेयर्स का मैंने स्टार्ट बता भी नहीं किया। मैंने जी आपने मेरे ख्याल सवाल ये किया था जी, कि उस क्या दिन आप किया था मैं। आखिरी दिन तक अपडेट होता रहता है कंटेंट? नो। देखें, हम्म। काफी ज्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे तो अपडेट कुछ होता ही नहीं है। मुझे आप एक बात बताएं, छोटी सी एग्जांपल, क्या नए सूबों के हवाले से कुछ नया हुआ है? नहीं सर, वो लेकिन पता है क्या, मैंने ये पूछना था कि जैसे वो काफी सारे करंट अफेयर्स के ना लेक्चर्स काफी ज्यादा थे, और कहते हैं कि शायद रिसेंट अगर जो पेपर्स वगैरह में आते हैं तो रिसेंट वाला आता है। तो तो मतलब अगर सब रिसेंट रिसेंट वाले है। क्वेश्चंस आते हैं। सब भी रिसेंट है ना। देखिए, हम्म क्लाइमेट चेंज इज अ रीसेंट टॉपिक। आप मुझे बताएं कि पिछले एक साल में ऐसा नया क्या हुआ है जो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया हो। ये 3-4 साल पुरानी बातें हैं। नई दो चीजें हम्म आई हैं। सुतरा पंजाब मुहिम शुरू की है मरियम नवाज ने। अगर आपको वो ना भी आती होती तब भी सवाल अटेम्प्ट हो जाता। यू गेट हम्म इट? सो देर आर फ्यू हम्म थिंग्स जिन, हाँ, अफगानिस्तान के ऊपर कोई, लेट से अब यूएस अंदर घुस जाए या पैलेस्टाइन के अंदर कोई नया सॉल्यूशन निकल आए जाके नवंबर के अंदर, तो फिर तो वो पूरी टॉपिक की डायमेंशन चेंज होती है। अदरवाइज मेजरली टॉपिक सारे के सारे वही रहते नहीं वो तो ठीक है ठीक है, जैसे मैं करंट अफेयर्स के वजह से रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं उसको भी प्रिपेयर करूँ सारा कुछ, लेकिन मुझे ये चीज की समझ नहीं आती कि कहते हैं न्यूज़पेपर की तरफ तवज्जो रखनी है, न्यूज़पेपर की तरफ हाँ। तवज्जो रखनी है। तो वो फिर पजल हो जाती हूँ कि यार मैं तो कैसे नहीं, याद रखूंगी। न्यूज़पेपर की तरफ तवज्जो से मुराद को भी देखें ना। न्यूज़पेपर कभी खोल के देखें तो उसमें हम्म बात क्या होती है सारी की सारी, कि न्यूज़पेपर के अंदर आप देखेंगे मेजोरिटी चीजें जो होती हैं वो यही होती हैं कि ये हो गया, वो हो गया, मरियम नवाज ने कोई दरख्त लगा दिया, ट्रैक्टर स्कीम दे दी, कहीं पे जो है ना कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इमरान खान को जेल में मिलने गए तो ये हो गया, खान ने लेटर लिख दिया। इन सारी चीजों का सीएसएस से ताल्लुक नहीं है। हम्म न्यूज़पेपर के अंदर अंदर जो आर्टिकल आते हैं 3-4, उनका ताल्लुक है हमारे सीएसएस के साथ। तो वो जो एडिटोरियल और जो वो ओपिनियंस आते हैं उसको गौर से देखें। अगर उसने अफगानिस्तान पे लिखा है, क्लाइमेट पे लिखा है या इन्वायरमेंट के ऊपर लिखा है, आप उसको देखा करें। और वो पढ़ते हुए आधा घंटा लगता है, ज्यादा नहीं लगता। तो सर न्यूज़पेपर में एडिटोरियल तीनों पढ़ने चाहिए, एक बहुत है? एडिटोरियल हो या ओपिनियन हो, वो पढ़ें जिसका एग्जाम से लिंक है। अगर इमरान खान पे कोई एडिटोरियल है उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। क्लाइमेट पे है, इकोनॉमी पे है, अफगानिस्तान पे है, पाक यूएस रिलेशन पे है, एनर्जी पे है, इनका ताल्लुक है। समझ लें, शहबाज शरीफ ने कुछ किया है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म फोर्स मैरिजेस के ऊपर कुछ हुआ है उसका भी एज सच कोई बड़ा ताल्लुक नहीं है। एनर्जी का जो जेंडर का टॉपिक है वो एक होता है। ठीक है? तो ये सारे के सारे जो ओपिनियंस है, एडिटोरियल है, इनको स्मार्टली देखें ना। हर चीज आप पढ़ने बैठ जाते हैं। मरियम अच्छी हम्म सीएम पैदा हुई, मतलब बनी, साबित हुई, नहीं हुई, उसके ऊपर एडिटोरियल, तो क्या फायदा है हमारा? मैं किस दिन डॉन के एडिटोरियल खोल छोल के आपकी उस पर डिस्कशन करा दूंगा। मैं कराता रहता हूँ, ये अक्सर स्टूडेंट्स के साथ हम्म मेरी एक दफा पहले हुई भी है। यस सर, ये एक ऐसी क्लास जरा जल्दी कंडक्ट कर लें। कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। ठीक है? तो ये बाकी जो है आप आराम आराम से वो चले। किसी ने एग्जाम दिए हैं अभी तक कोई? सर बस एमपीटी का दिया था लास्ट ईयर। कैसा लगा था? सर ऐसा मुश्किल था था? कि जितना भी पढ़ लो पेपर आना नहीं था, और जो भी कर लो पास हो जाना था। बस फिर यही है ना, ये सीएस आपका इंशाल्लाह जब पास होगा तब पता नहीं लगेगा कैसे होगा। ये अल्लाह का करम होता है, बस तैयारी करते रहे और फिर इंशाल्लाह कामयाबी मिल ही जाती है। जो बिल्कुल बेसिक वाले कैंडिडेट्स हैं उनको कितना टाइम लगता है सर कि बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन हो जाए? यार देखे ना, वही बात है ना कि इस्लामाबाद जाना कितना टाइम लगेगा। जो सीधा जाएगा उसको लगेंगे 4-5 घंटे, 5 घंटे लाहौर से, 4 घंटे कितने लगते हैं। जो रुक रुक के जाएगा वो हो सकता है उसको 2 दिन लग जाए। तो आप तैयारी कंसेक्यूटिव करेंगे, टाइम 5-6 घंटे डेली दिया करेंगे तो 6-7 महीने में हो जाती। अगर आप हर हफ्ते गैप लेंगे, फिर महीने बाद तैयारी शुरू करेंगे, फिर शायद 10 साल में भी ना हो। डिपेंड ये करता है ना कि आपकी स्पीड आप पे डिपेंड करती है, आप कितना पढ़ते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट तो वो नहीं है।
तो सर ये जितने भी लेक्चर्स वगैरह मतलब चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं या कंपलसरी हैं, अगर ये जैसे वर्ल्ड टाइम वालों ने कोर्सेज बनाए हुए हैं, तो अगर हम ये सारे खाली वीडियो लेक्चर्स पे डिपेंड करके सारा मतलब कर लें कवर सिलेबस वगैरह, हमें सारा कुछ आता हो, तो हमारा हो जाएगा फिर क्लियर? अगर मतलब मैं सारे कर लूँ वीडियो लेक्चर्स ही खाली, तो सिलेबस क्यों कवर नहीं कर लूँ होगा? तो हो जाएगा? हाँ, तो सबका ऐसे ही होता है, इंशाल्लाह हो जाएगा। जब आपने तैयारी पूरी की होगी तो इंशाल्लाह हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। वो ऑप्शनल के कम लग रहे हैं ना, उसका सिलेबस कम है मतलब उनके लेक्चर्स वगैरह कम है काफी, बस कंपलसरी के ज्यादा है। हाँ, तो करंट अफेयर तो इवॉल्विंग है ना, ये तो बड़ा टॉप, बड़ा वो है, टेक्निकल है। तो इसलिए हम्म। आपको पढ़ाते हो मैं साथ साथ बाकी टॉपिक भी तो रिलेट कर रहा होता हूँ। आज हमने आधी से ज्यादा बातें इकोनॉमी की भी की हैं, गवर्नेंस की भी की हैं। तो गवर्नेंस में आपके ये आर्गुमेंट जाएंगे, इकोनॉमी में भी ये आर्गुमेंट जाएंगे, तो ये इंटर रिलेट करता है। इसीलिए ऑप्शनल्स में ऐसे है कि एक एक सब्जेक्ट 4 घंटे के लेक्चर्स में भी पूरा हो रहा है। यार हम्म। वो तो अब मुझे उस तरीके का नहीं पता ना, वो किसके 4 घंटे के लेक्चर है क्या। मुझे क्रिमिनोलॉजी 4 घंटे में खत्म है सर। जेंडर यार 3 घंटे। मुझे उनका नहीं हम्म। पता, मुझे अपने सब्जेक्ट का पता है। तो मुझे उनका तो नहीं पता, अपने सब्जेक्ट का पता है। पाक अफेयर है, करंट अफेयर में उस पर कोई बात है तो हम कर सकते हैं। सबसे बाकी सर ज्यादा बस करंट तभी अफेयर्स के सर तभी लेक्चर्स आपको हैं। सर कह रहे हैं ना कि सर वो लाइव लेक्चर्स हो जाए तो उसमें कवर हो जाएगा सर, नहीं क्योंकि नहीं, आप आपके अलावा सर बाकी कोर्सेज काफी डेफिशिएंट है सर। चले। जरा गाइड कर ले कि ये फॉरेस्ट्री और पब्लिक, फॉरेस्ट्री क्या? ये फिर मैं ये नहीं करूंगी। नहीं, फिर बोले, मुझे नहीं, आवाज कट गई वो थी। किसी और से ये फॉरेस्ट्री वाली बात मुझे समझ नहीं है, क्या कह रहे थे आपके? आपके कोई इंटरनेट का इश्यू है, आवाज नहीं आ रही। लिख दें आप। चले, अब आप देखें ना, आप सारे कह रहे हैं करंट अफेयर के लेक्चर ज्यादा हैं, तो ये सारा कुछ तो इसी वजह से फिर आपके वक्त भी उसका ज्यादा दिया जाता है। कि अगर उसके सब्जेक्ट बड़ा है तो उस वजह से लेक्चर भी काफी रिकॉर्ड कराए हुए हैं, लाइव सेशन भी मैं बार बार करता रहता हूँ, तो आपकी आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सब्जेक्ट फिर ये है कि फिर फोकस और एफर्ट ज्यादा लगाई जाती है इसी वजह से। और आपको नहीं होगा इंशाल्लाह प्रॉब्लम। आप एक दफा प्रॉपर, अब जो है ना, जो टॉपिक पढ़ा दिया गया है उसके ऊपर कुछ सवाल अटेम्प्ट करके देखें, भेजें, उसको देख लेते हैं। सर आप कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करके क्लाइमेट वाला ये जो आज का हमारा लेक्चर था कल का मिला के जल्दी जरा अपलोड करवा दीजिए, क्योंकि लिखा हुआ है, बस एक दो चीजें ऊपर नीचे ऐड करनी है रिकॉर्डिंग दोबारा सुन के। ये ट्यूसडे से आगे नहीं जाएगा, ट्यूसडे तक हो जाएगा अपलोड। इंशाल्लाह सर, थैंक यू। और सर एक कोई प्लेटफॉर्म इंश्योर करवा दें कि बन जाए, जैसे मेरा मिडिल ईस्ट वाला में मिस हो गया, कि लिंक उसमें आ जाया करे, कोऑर्डिनेटर से भी कोई भूल ना जाया करे फॉरवर्ड करना। यार वो प्रॉब्लम ये है, मेरी बात हुई थी कोऑर्डिनेटर साहब से, कोऑर्डिनेटर साहब बड़ा इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। वो पहले जब ये ईएलपी शुरू हुआ था तो तब ग्रुप बनाए थे, फिर बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पे पॉइंट मारना शुरू कर सर देते हैं, उसमें सिर्फ माहौल कोऑर्डिनेटर ही खराब हो मैसेज, सिर्फ सर उसमें कोऑर्डिनेटर ही मैसेज भेजे ना, आप जाता कॉन्टेक्ट्स भी हाइड कर लें सर, और मैसेज भी अनेबल ना करें, सिर्फ लिंक और जो मटेरियल है वो जैसे सबको आ जाए, कि कोई भी रह ना जाए। वो जैसे सर लास्ट टाइम 2 दिन पहले सर सोहेल का सर न्यूज वाले आर्टिकल की लिंक ही मुझे नहीं आई सर, जब सर ने स्टेटस लगाया था तब मैंने देखा। चले, मैं कहता हूँ ठीक है। चले जी, चले, बहुत शुक्रिया। खुश रहें थैंक यू और थैंक तैयारी यू सर। श्यारी करें। और कोई प्रॉब्लम है, कोई मैं स्पीड से पढ़ाता हूँ या टर्मिनोलॉजी मुश्किल होती है या कुछ ऐसा होता है, मुझे बता दिया करें, हम उसको दोबारा रिपीट कर लिया करें। बिल्कुल बोला करें, खुल के बोला करें। आप जो है ना, आप सर भाई, आप बीच बीच में क्वेश्चन से तंग तो नहीं होते? मैं खुश होता हूँ, क्योंकि थैंक आप यू सर, देखिए, थैंक यू। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप जितना क्लैरिटी आपके माइंड में होगी उतना अच्छा होगा। मैंने आपको बताया ना, मैं कोई जो है ना, वो टिपिकल जो टीचर हैं जो गुस्सा करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह में सवालों को लेके, तो वो उनका वो वाला नहीं है मेथड। मुझे यही होता है कि डिस्कशन बेस्ड होनी चाहिए क्लास, कि आपके जहन में जो सवाल आता है, कोई लेम सवाल नहीं होता, कोई बुरा सवाल नहीं होता, सारे पूछे, जितना आप क्लियर कर सकते हैं पूछे, मैं हाजिर हूँ, बैठा हूँ। कोई जवाब का मुझे जवाब नहीं आएगा, मैं आपको यही कहूंगा कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा या पढ़ के बता दूंगा। कोई लॉ का आपने पूछ लिया, कुछ पूछ लिया, मैं भी इंसान हूं ना, समझ रहे हैं?
मैं भी कोई रोबोट तो हूं नहीं कि हर चीज मुझे आती है। तो मुझे बिल्कुल इसमें कोई आर महसूस नहीं होती। हम टीचर्स की भी एक लिमिटेशन होती है। अगर कुछ ऐसा आप चीज लेके आएंगे, मैं उसको अगली क्लास में बता दूंगा, लेकिन आपके सारे सवाल एड्रेस होंगे। और ऐसे होते हैं, आपने कभी देखा है कि मैंने थोड़ा सा रूडली जवाब दिया हो सवालों पे, या मैं को महसूस किया हो कि मुझे बुरा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। आई अप्रिशिएट। मैं इसीलिए शुरू में भी डिस्कशन करता हूँ, एंड पे भी डिस्कशन करता हूँ, ड्यूरिंग द टॉपिक भी डिस्कशन करता हूँ। हाँ, कभी कभी जब हम डीरेल हो रहे होते हैं, कोई टेक्निकल चीज होती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा फिर एंड पे पूछ ले। उसकी वजह ये है कि आप जो भी बोल रहे होते हैं, तो हर बच्चे को ये लगता है कि हमें हर चीज आनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं उसको मॉडरेट जरूर कर लेता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि आपका सवाल जो है वो एड्रेस ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी क्लास का और सर, मेरी डिस्कशन का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है कोई? आई थिंक लेक्चर के बीच में आज किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मेंशन किया था। नहीं, ऐसा सच नहीं है इनका। इरम, थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं। और आप लोग अगर समझ आती है और आप इस तरह के अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो मेरी मोटिवेशन और बढ़ती है और मुझे खुशी होती है। क्योंकि मेरा इवेंचुअली रिवॉर्ड ये है, वो यही है कि आप लोग अच्छी तैयारी करें और आपको क्लैरिटी से चीजें समझ आ सकें। मैंने जब फिजिकल भी पढ़ाया है वर्ल्ड टाइम के अंदर, जिन जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा हुआ है आप उनसे पूछ सकते हैं। उधर भी मेरा यही मेथड होता है कि जितने सवाल पूछें सिंपल करके। क्लाइमेट इज नॉट अ सिंपल टॉपिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज हमने बड़ी मुश्किल मुश्किल चीजें डिस्कस की हैं, उस दिन भी की थी, लेकिन हम उसको इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं ताकि आपके जहन के अंदर, आपका बैकग्राउंड हो या ना हो, वैसे समझ आए। इकोनॉमी भी मैंने समझाया हुआ है। आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर उसको सुन लें, फिर हम उसको अपडेट कर लेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। आपने मेरी पॉडकास्ट वगैरह सुनी है सर तो? रिकॉर्डेड में इकॉनमी वाला लेक्चर तो नहीं नहीं है? चले, मैं पूछता हूँ, पूछ लेता है हूँ। जी। मिडल ईस्ट और इकोनॉमी में लिख लिया है, मैं पूछ लेता हूँ। बस यही है कि सर स्लाइड जस्ट पेड कैंडिडेट्स को, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है फातिमा। कोई उसमें नहीं है, कोई किसी, सारे कैंडिडेट्स बराबर है। किसी को स्लाइड्स नहीं जाती। स्लाइड्स अपलोड हो जाती हैं, मतलब जो लेक्चर के जरिए, बाकी हम वो देते नहीं है। चले, मैं इसको देख लेता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली इरम, अभी क्योंकि मैं अब वहां पे नहीं हूँ पाकिस्तान में, तो मैंने इसीलिए कोई नया पॉडकास्ट या नया वो रिकॉर्ड नहीं करवाया। जब दोबारा आऊंगा देख लूंगा। जिसने 26वीं तरमीम के बारे में मेरे से पूछा है, जब लेक्चर होगा होगा। मैंने वर्ल्ड टाइम को 26वीं तरमीम के ऊपर जब ये आई थी, तो एक रिकॉर्डिंग करवाई थी उन्होंने, मेरा एक इंटरव्यू लिया था। तो वो मौजूद है, अगर आप उसको जाके देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, उनके चैनल के ऊपर। तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके मेरा नाम देखेंगे, 26वीं तरमीम लिखेंगे, तो वो वर्ल्ड टाइम को जो मैंने उनको रिकॉर्डिंग करवाई थी वो मौजूद है। उससे आपका काफी वो चीज क्लियर हो जाएगी। वो बड़ा डिटेल मैंने उनको डिस्कशन की थी उनके साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। खुश रहें, तैयारी करें। इंशाल्लाह फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।